आज आप लोगों के सामने एक ऐसा सुनहरा अवसर आए वाला है। आप सामने जो जिन लोगों को देख रहे हैं वो देखने में आपके बड़े भाइयों जैसे ही हैं, लेकिन इनफैक्ट वो कभी आपके जैसे ही स्टूडेंट भी थे हमारी एकेडमी के। और ये 4 लोग आपके सामने जो फ़िलहाल बैठे हुए हैं उनमें से 3 ये और एक प्रखर को तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन ये बाकी के जो 3 हैं वो आपके जैसे स्टूडेंट थे और आज की डेट में ये सभी IITian हैं, ये साल में सेलेक्ट हुए वाले। तो 4 IITian को एक साथ देखने का जो आपका सपना पूरा हो रहा है, सपना बेशक ना हो लेकिन एक मौका जो मिल रहा है आपको। कोई हो सकता है आप में से नालायक बच्चा बोल दे कि हम तो 11 देख चुके हैं शगुन होता है ना 11-21 वगैरह का, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे इसमें मेरे को कहते समय एक रोमांच हो रहा है अपने अंदर कि ये वो बच्चे हैं जो कल तक कहिए मतलब 1-2 साल पहले तक, उन्होंने अभी 12th पास किया तो 2 साल पहले तक हमारे स्टूडेंट थे और हम आपके जैसे ही उनको कुछ बनने की प्रेरणा देते थे, मोटिवेट करते थे। 3-4 साल, कोई 3 साल, कोई 6th क्लास से ज्वाइन हुआ, कोई 7th से ज्वाइन हुआ, लेकिन कई सालों तक ये हमारे स्टूडेंट रहे, राइट। तो मतलब ये कहना कि IITian बनना कोई मुश्किल काम है, ये इन लोगों ने झूठ साबित कर दिया कि भाई लोग कहते हैं IITian बनना मुश्किल काम है। आपको मैं क्या बताऊं, जब मैं अनिरुद्ध और प्रखर के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाता था कभी कभी, या फिर इनके स्कूल के किसी टीचर से बात करता था, तो मैं बोलता था कि सर मेरा सपना है कि मेरे बच्चे IITian बने। तो अरे क्या है, IITian तो कोई बन नहीं पाता है, ऐसा व्यू था मार्केट में। ऐसा एक समझो ना रूमर्स उठे हुए थे कि IITian बनना मुश्किल है। ऐसा दूसरा कुछ भी बन सकते हैं लेकिन IIT में जाना मुश्किल काम है। ये बात 2012 की है या उससे पहले के काल में 2010, 2011, 2012 ये चलता था कि IITian तो मुश्किल है बनना, कुछ और सोचो। ऐसा लोग स्टार्ट यहाँ से करते थे, भाई इंजीनियरिंग में प्रवेश लेना है तो बताइए कौन कौन से फॉर्म भरें। तो तब CET चलते थे ज़्यादा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, फिर दूसरे और भी नाम थे वो चलते थे, AIEEE ऐसा चलता था नाम पहले। NIT जैसे अब हो गए हैं ना, ऐसे पहले उनका नाम AIEEE था। बाकी दूसरे अलग भी रीजनल कॉलेजेस थे, तो उनका फॉर्म भरेंगे। लेकिन IIT बोले तो टाइम वेस्ट, IIT बोले तो पैसे वेस्ट, उसका फॉर्म भरना भी 1000-1500 रुपये लगते हैं एंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, वो भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं, ऐसा लोग सोचते थे। तो तब जाके 2012 में हमने, आज से ठीक 10वां साल हो चुका है हमारी इस एकेडमी को, 9 साल गुजर गए। क्यों, तो मैं ये कह सकता हूँ 10 साल पहले हमने एक सपना देखा था, यार लातूर में भी ना ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए कि जो लोग IIT को कुछ तो भी अपनी रीच में समझ सकें, कोई तो भी इनको बताए कि नहीं ये पॉसिबल है। लेकिन कैसे बताते, हमारे पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं थे। हम ये नहीं कह सकते थे भाई IIT में पक्का सेलेक्ट हो ही जाते हैं। फिर 2013 का साल आया, 2013 में प्रखर के बड़े भाई अनिरुद्ध, उनका सिलेक्शन जब IIT में हुआ अनिरुद्ध का, तो पहली बार में तो आप यकीन नहीं माने कि मेरे पैर में ना ब्लड जो है ना तलुए से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। व्हेन आई सॉ सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेसन, जैसा वो ऑनलाइन देखते थे ना उसका भाई सिलेक्शन हो गया। मैं खुद कभी इसको यकीन नहीं आ पाया। अचानक से पहले 15 मिनट तो मैं किसी को बात ही नहीं कर पाया कि मैं क्या कहूँ, ऐसा हो गया, स्पीचलेस जिसे कहते हैं। लेकिन एक बात जो पक्की हो गई वो ये कि नहीं, IIT में एडमिशन हो सकता है। इसका मतलब दुगने उत्साह के साथ में प्रखर के साथ जुड़े, प्रखर ने भी बड़ा अच्छा निभाया। और दूसरे साल में अब चूँकि 2013 में अनिरुद्ध सेलेक्ट होना, ये हमको एक कॉन्फिडेंस दे के चला गया कि ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ कहीं से दिव्य आत्माएँ आती हैं स्वर्ग से उतर के, वो कुछ तो भी हाथ करती हैं, उससे किरणें निकलती हैं और बच्चा IITian बन जाता है, ऐसा नहीं है। एक सिंपल नॉर्मल इंसान भी IITian बन सकता है डबल उत्साह के साथ में। और उसने तो रैंक भी अच्छा पाया, 64। मैंने उसकी कहानी कई बार आपको बताई होगी कि बड़ी चैलेंजिंग था ये, लेकिन वही है, लोग कहते हैं छोटे के लिए आसान था क्योंकि बड़ा भाई उसका इंजीनियर था। जैसे डॉक्टर के लिए आसान होता है, उसके बच्चे बड़ी जल्दी से डॉक्टर बन जाते हैं। देखो आप, कल तक चड्डी पहन के घूमने वाला डॉक्टर बन जाता फट से, क्योंकि उसके पिताजी डॉक्टर हैं। अरे पिताजी होने से क्या होता है,
वो थोड़े ही पिताजी हैं तो पिताजी जाके एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा है क्या? लोग कहते जरूर है कि छोटे को आसानी होगी, लेकिन कई बार छोटे को प्रेशर आने का भी तो खतरा है। देख बड़ा भाई बन गया, छोटा तू वैसे ही घूम गया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है लाइफ में। तो इसको ओवरकम करते हुए 2014 में उसने ऑल इंडिया रैंक 64 लेके सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई कुछ भी पॉसिबल है। मैं तो कभी कभी कहता था भाई कोई बात नहीं, 1000 भी रंग आया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 500 भी आया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है होना। लेकिन उसके बाद से पक्का कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया कि जो भी एक फिक्स प्रोसीजर को फॉलो करेगा, जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ है, आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है भाई, फंडामेंटल नॉलेज ज़रूरी होगी, लगातार मेहनत, बगैर थके, बगैर रुके, बगैर किसी हर्डल के अगर मेहनत की जाए तो आईआईटी जैसा एग्ज़ाम भी पॉसिबल है। और आपको पता है आज की डेट में इंडिया में हम यूपीएससी को सबसे ज़्यादा टिपिकल मान सकते हैं, लेकिन यूपीएससी आईएएस बनने के लिए जो एग्ज़ाम है ना, उसमें भी आपको यकीन नहीं होगा 50% तो आईआईटी नहीं होते हैं सेलेक्ट। 50% हो सकता है मेरा फिगर थोड़ा 10-5% इधर उधर हो, लेकिन इसको ब्रॉड सेंस में लो आप कि मैक्सिमम पीपल आर दोज हु आर ऑलरेडी आईआईटीएन, बन गए पहले वो। इसके दो रीजंस होते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस, भाई उनको आईआईटी जैसा एक बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एक समझ में आ जाता है दूसरे एग्ज़ाम भी कोई भी चिल्लर हो सकते हैं, अये इसको तो हम ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। जो 10वीं तक के विद्यार्थियों में जो चीज़ मिसिंग होती है, क्या? बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना। 10वीं तक क्या करते तुम? 20 क्वेश्चन का फ्रेमवर्क स्कूल का दिए वाला, रात को रटना, सुबह उसमें से 6 क्वेश्चन को लिखना, 20 में 20 मार्क्स लेना और सबके सामने चौड़े होकर घूमना, 20 आउट ऑफ 20 आ गए। और 4 दिन के बाद वही क्वेश्चन पूछ रहे तो भूल जाना। ये भी आप लोग सभी बहुत ईमानदार हो इस मामले में। तुरंत अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लो तो सर अभी आपने बताया अचानक से कैसा ले सकते हैं आप एग्ज़ाम, हमें कम से कम 1 महीने का नोटिस तो दो। नहीं, आईआईटी इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग जिसमें भी आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको सिर्फ रटने की आदत है ना तो आपको कभी काम नहीं आएगी। खैर मैं एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं एक पॉइंट को पकड़ के निकल गया ना आगे तो मेरा स्विच ऑफ करने का किधर मिलता नहीं है। तो मैं बैक टू पवेलियन वापस आता हूँ अपने रूम में। आपके सामने ये जो आईआईटीएंस बैठे हैं, इनका सबसे पहले मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं दोनों तीनों को एक एक बार ये माइक देता हूँ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, बताइए आप कौन हैं, कैसे हैं, आप कहाँ से आए हैं। मतलब कौन से ग्रह से आए हैं, मेरा मतलब वो है कि आखिर आईआईटीएन में कैसे सेलेक्ट हो। जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप इंट्रोडक्शन दिए प्लीज़ आपका। तो मेरा नाम है देवनारायण पवन कुमार और मैं 10th तक स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और 11th-12th में मैंने शाहू कॉलेज ज्वाइन किया स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए और वहीं पर मैंने 2 साल प्रिपेयर किया जी मेंस और एडवांस के लिए और अभी मैं आईआईटी धारवाड़ में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मेरा पास। लगे हाथों एक बात और बता दो जो मुझे लगता है ज़रूरी। अब आप कैसा फील कर रहे हो? जो आप आईआईटी एडवांस के एग्ज़ाम से पहले कैसा फील कर रहे थे और अब आप कैसा फील कर रहे हो, वो अगर बताए तो बहुत अच्छा। एडवांस के पहले तो सिर्फ मतलब एग्ज़ाम की टेंशन रहती थी कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्या होगा, पढ़ाई तो की है पर क्या वो डिलीवर कर पाएंगे हम एग्ज़ाम में जाकर। पर अभी सेलेक्ट होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, कैंपस में कब जाएंगे ऐसा मतलब टीचर इंथुसियास्टिक रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आईआईटी में सेलेक्ट होना मतलब इससे आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी आप ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो। अगर आप एक बार आईआईटी में सेलेक्ट हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ हासिल कर लिया है ज़िंदगी में। थैंक यू पवन। और ये जय कुमार जी हैं। अच्छा, मैं पवन के बारे में एक बात पहले आपको बता चुका हूँ ना, पवन वाज द फाइटर। पवन को हारना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं इनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ ना, इसके लिए मैं पक्का बोल सकता हूँ मुझे तब भी लग गया था कि ये बच्चा कुछ कर सकेगा अच्छा। राइट, ऐसे फाइटर्स आपके अंदर भी हैं कुछ कुछ, मैं नाम बता के उसको स्पॉइल नहीं करूँगा। कुछ बच्चा कोई बोल दिया भाई ये बन गया आइडियन, ख़त्म। वो नहीं होने वाला, आई विल नेवर टेल यू। ठीक है, ये जय कुमार, आप प्लीज़ बताइए, फिर मैं आपके बारे में बताऊँगा। माझं नाव जय कुमार, मी 11th-12th इथं शाहू कॉलेजला होतो. मी पण स्क्रीनिंग टेस्ट थ्रू ॲडमिशन घेतलं होतं आणि आता मला IIT रोडची EC डिपार्टमेंट जॉईन करतो. नहीं जय कुमार, तुम कैसा फील कर रहे हो अभी, वो तो बताना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट वाटते आता आणि खूप चांगलं वाटतं. पहले कैसा फील करते थे? पहले बहुत मतलब ऐसा टेंशन रहता था पहले, बहुत हो गया नहीं हो गया. देखो मुझे पता था जय कुमार यही बोलने वाले।
जय कुमार के बारे में मैं बहुत नज़दीक से आपको बताऊं तो क्या है, ये बच्चा बड़ा ही फोकस्ड और सिर्फ आईआईटी के लिए बात करते थे। मेरे इनके पिताजी से बात होती थी तो वो बोलते थे वो आईआईटी में जाना चाहता, आईआईटी ही करना चाहता। तो जय कुमार को हम बोलते थे, तो जय कुमार आपको याद होगा शायद, तुम एनटीएससी देने में कोई इंटरेस्ट आपका था नहीं। देखो है ना, मैं सच्चा ही बोल रहा हूँ। मैं कहता था बेटा तू तो सेलेक्ट हो ही जाएगा, ये पक्का एक मुंडी था मेरे लिए कि ये सेलेक्ट हो जाएगा पक्का और हम इसको फख्र से कह सकते हैं। लेकिन इसने तो एग्ज़ाम ही नहीं, क्योंकि उसको तो एक ही सपना था आईआईटी। कोई नहीं, मैं इसके पापा को बुला के समझाया कि बच्चा आपका अच्छा है, इसको बोलो एनटीएससी एक इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, इसको सेलेक्ट होने के बाद में एसेट ऑफ इंडिया जैसा एक सर्टिफिकेट मिलता है। चलो उन्होंने भी शायद बात की होगी इस बारे में, मैंने जब समझाया पापा को तो लेकिन वो बोले सर वो क्या है एनटीएससी कुछ नहीं क्यों उसमें टाइम वेस्ट होगा, आईआईटी की तैयारी के लिए फोकस में कहीं कमी ना आ जाए, ये उस समय के वर्ड्स थे। बेशक मेरी आदत है, देखो मैं स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ये सब बातें बोलते नहीं रहता, लेकिन मेरे को पक्का पता है मम्मी डैडी ना आपके लिए बहुत केयर करते हैं, आपको सर सुख सुविधाएं, आपने जो किताब मांगी वो, जो ड्रेस मांगी वो सब पूरी करते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, कहीं से भी एडजस्ट करें। जय कुमार के साथ हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन फोकस वैसा ही था कि आईआईटी नहीं बनना है। तो इसके बारे में भी तभी पता चल गया था कि ये बच्चा भी आगे जाके नाम रोशन करेगा अपने मम्मी पापा का, और हम तो साथ में हो ही जाएंगे रोशन, है कि नहीं? वैसा ही हो गया। तो अच्छा, दूसरा ये बड़ा सीरियस भी था। अब आप जैसे बच्चे मैं देखता हूँ अभी, थोड़ा सा बस मौका दे दो पूरे 32 बाहर आ जाते हैं आपके, नहीं हंसी मजा आ गई है। वो सीरियस बच्चा, इसके पास हंसी बहुत मुश्किल से दिखती थी मुझे सीरियस था कि नहीं? बहुत। क्या सोचते थे तुम उस समय, सीरियस इतना क्यों रहते थे, क्या बात थी? कॉन्फिडेंस तो नहीं था ना, टेंशन ही रहता था। वो मतलब 9th-10th में भी तब नहीं, इसमें नहीं। खैर एनीवे उस समय लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद था ये बच्चा, इसीलिए कि बड़ा फोकस था। खैर तीसरे अथर्व देशपांडे, आप अपने बारे में कुछ बताइए। माझं नाव अथर्व देशपांडे आहे। मी 10वीपर्यंत स्टेट बोर्डमध्ये होतो केशवराज शाळेत, पुन्हा 9वी-10वी नेटिझन्समध्ये होतो आणि 10वी नंतर पुन्हा मग शाहू कॉलेजच्या स्क्रीनिंग टेस्टमधून सिलेक्ट झालो आणि आता IIT बॉम्बेला इंजिनिअरिंग फिजिक्स या ब्रांचमध्ये आहे। तर आधी असं काही वाटत नव्हतं 1-2 वर्ष प्रिपरेशनमध्ये, पुन्हा जशी एक्झाम जवळ येऊ लागली म्हणजे 6-7 महिने होते, तेव्हा वाटत होतं की आता 1-2 वर्ष आपण जशी प्रिपरेशन केली त्या पद्धतीने आपलं व्हायला पाहिजे IITमध्ये, म्हणजे असं वाटत होतं। त्यामुळं एक प्रेशर होतं की ठीक आहे बाबा लागलंच पाहिजे, नाहीतरी मग पुन्हा एवढं 1-2 वर्ष प्रिपरेशन केली, कुठं कुणाच्या लग्नाला नाही, कुणाच्या मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा अभी 1 मिनट के लिए सिर्फ। मैं हमेशा कहता था बच्चों से, मामा की शादी में नहीं जाएगा तो शादी नहीं होगी मामा की, तेरा नाचना जरूरी है क्या? मैं शादियों के बड़े खिलाफ था क्योंकि पता है शादियों में 2-3 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते, बाकी फिर वो 2-3 दिन तक और भी वेस्ट, वो उसी रॉ में रहता, आज मेरे यार की शादी है वो उसके दिमाग में बसते रहता वो गाना इसलिए मैं रोकता था हमेशा। अच्छा हुआ तुमने बता दिया तर मग काही नाही, मग आता छान वाटतंय की लग्नाला गेलो नाही कुणाच्या अगर जाते तो वहीं जाते रहते फिर हमारी शादी का प्रॉब्लम हो जाता मतलब अथर्व देशपांडे की तैयारी सिर्फ शादी के लिए है वेरी गुड। तो आप में से किसी की अगर शादी करने का कोई इरादा हो तो वी आर हेयर, हम तैयारी कराएंगे आपकी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सर, शादी की तैयारी नहीं, IIT की तैयारी गुड गुड। देन अथर्व के बारे में भी बताना मेरे को ज़रूरी है। वो हाँ आगे दीजिए। अथर्व के बारे में पहले बता देता हूँ कि ये बच्चा जैसे लेट थोड़ा हमारे साथ ज्वाइन हुआ 9th में, है ना, 9th से स्टार्ट हुआ ना, लेकिन इसको कभी मैंने ना शोर मचाते नहीं देखा क्लास में, एक सीरियस बच्चे के तौर पे जाना हमेशा। अच्छा ये अचानक से लाइमलाइट में भी कभी नहीं आए, जैसे जय कुमार और पवन के बारे में मैंने बोला ना आपको, ये जल्दी ज्वाइन हुए थे, हालांकि शायद इसलिए पता हो मुझे या फिर कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है। इनके बारे में पक्का पता था कि ये बच्चे कुछ बनना है, बनेंगे, ऐसा लगता था।
लेकिन अथर्व ने तो पता ही नहीं लगने दिया। मतलब अथर्व एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आया, ऐसा बहुत ही अचानक से खुल के सामने नहीं आया, लेकिन उसकी पीछे पीछे तैयारी चलती रही, इस बात को शो करता है। क्योंकि अब ये लगना ला गेला नहीं, तो इस बात से पता चलता है कि हम जो देखिए कोई भी स्टूडेंट हमसे परमिशन लेकर तो ज़्यादा नहीं, लेकिन खुद होके शायद इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं जैसे आपके बीच में कभी कभी आपके पास बोलते रहता हूँ ना ऐसा कि कहीं जाओ मत, मैं आपके डैडी मम्मी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चे को टाइम वेस्ट मत करवाओ, शादी में, बर्थडे में, होली दिवाली कुछ कहीं जाना हो तो भी मत लेके जाओ, पढ़ने दो। तो शायद उस बात का भी इफेक्ट पड़ गया हो, ये कह नहीं सकते, लेकिन ज़रूर ये चीज़ है कि अगर आपने 2-4 साल अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन को कम कर दिया तो पूरी लाइफ सेलिब्रेशन करने लायक मिल जाती है, ये बात पक्की समझो। तो हर दिन दिवाली जिसे कहते हैं ना, एक आज मैं इनके मन की बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ कि आज इनको लग रहा होगा ना पूरी दुनिया इनके सामने है, पूरे लोग इनको तारीफ़ करते होंगे, जो भी सुन लेगा ना जब भी कि ये IITian है तो इनकी तरफ देखने का व्यू बदल जाएगा। हर दिन दिवाली ये है क्या, 2-4 साल नहीं गए तो क्या होता है, किसी की शादी में या किसी की यानी अपने घर दिवाली भी कम मनाई तो क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने क्या गेट किया। तो ये सबका इंट्रोडक्शन रहा, और मैं प्रखर हाँ, अब आपको कैसा फील हो रहा है प्रखर बाबू? तो मेरा नाम प्रखर है, ऑब्वियसली सब जानते हैं। तो मैं सर के क्लास पर, मेरी बचपन से ही मतलब पढ़ाई पे ध्यान देते थे ऑब्वियसली, और डिफरेंट बुक सॉल्व करते समय फोकस करते थे। उस वक्त लातूर में कोई ऐसे इंस्टीट्यूट थे नहीं एक्चुअली जो स्पेसिफिकली आपको फाउंडेशन या बेसिक्स क्लियर करने के लिए करना या समथिंग, लेकिन हमेशा पापा ने मेरी इस बात पे ध्यान रखा कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं वो जनरली अच्छे ही आ जाते थे, लेकिन ये नहीं कि तुमने ये सही क्यों किया। हमेशा फोकस था जो गलत हुआ उसमें गलत क्या हुआ, और अब तुम ये दोबारा ना करो ये गलती, इसके लिए क्या कर रहे हो। तो मतलब जब 2013 में अनिरुद्ध का सिलेक्शन हुआ, उस वक्त मतलब टू बी ऑनेस्ट अनिरुद्ध और मैं दोनों भी कॉन्फिडेंट थे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें ये नहीं पता था हमारा रैंक कितना आएगा, मतलब उस रैंक को अच्छा कैसे किया जाए। तो मतलब उस वक्त भी पापा ने छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज बताई थी। मतलब बेसिकली गोल ये है 1% इम्प्रूवमेंट अगर तुम खुद में ला सकते हो रोज़ या हर 2 दिन में, तो मतलब यू आर ऑलमोस्ट 100% बेटर ऑफ। तो मतलब मैंने छोटे छोटे क्यूज़ लगाना शुरू किए थे। मैंने अपने जहाँ मैं सोता हूँ तो मेरे को नींद मतलब एक्चुअली 8 आवर्स तो सबको सोने का लगता ही है, तो लेकिन कुछ टाइम ऐसे था जब मैंने सोचा नहीं आई विल रिड्यूस इट डाउन टू 6 आवर्स और 7 आवर्स। तो मैं जहाँ सोता हूँ उसके बाजू में दीवार पे मैंने एक ये मतलब पेपर चिपका दिया और उस पर लिख दिया मतलब आई वांट टू एम फॉर अंडर 100 रैंक। तो मतलब जब भी मेरे को नींद आती थी या मैं सोने जाता था मैं पहले उसको देखता था। तो मतलब जब एक्चुअली रिजल्ट आए तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब यू फील लाइक द वर्ल्ड इज़ बिलो यू, कि आप पूरी दुनिया के ऊपर, दुनिया आपके नीचे। अब गाना था ना वो आज मैं ऊपर आसमां भी नीचे, ऐसा मत करना क्योंकि उसके ऊपर फिर ऑक्सीजन नहीं है, वैक्यूम है सिलेंडर लेके जाना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो फिर प्रखर का एक्सपीरियंस तो और भी आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन अभी मैं सबसे पहले एक काम कर देता हूँ कि इन तीनों बच्चों को जो बुलाया है हमने अपने सामने, हालांकि एक और इनके ही क्लास में एक बच्ची भी थी, उसको भी बुलाने की कोशिश की थी, उससे वो आने ही वाली थी लेकिन पता नहीं कैसे अभी तक पहुँची नहीं, पहुँचेगी तो तब इंट्रोड्यूस आपसे भी कराएंगे उनको। तो मैं ये कहता हूँ प्रखर को कि इन लोगों को सबको सम्मानित करने के लिए एक हम थोड़ा स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, तो वो एक बार इनको दिया जाए। तो आप लोग उसी समय तालियों से इनका स्वागत करना जब मैं नाम पुकारूं। तो सबसे पहले पवन बेवनाले को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रखर के हाथों से एक स्मृति चिन्ह और हम एक प्रखर की तरफ से
बैक टू हॉल वापस आइए। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो सारे क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट के ही हैं एक तरीके से, जो सब आपके मन में भी उठ रहे होंगे, और वैसे आपको भी मौका दिया जाएगा इस बात का कि आप बच्चों से इंटरेक्शन कर सके। तो पहला मैं क्वेश्चन अथर्व देश पांडे से करूंगा। अथर्व, आपने एनटीएससी क्रैक किया था? नहीं। होमी बाबा अ, फर्स्ट स्टेज? अच्छा ठीक है, शायद नहीं किया था। नहीं किया। आईएमओ एनएसओ? हाँ, वो किया था। आईएमओ एनएसओ वगैरह क्रैक किया था। तो आपने वो सब, ऐसा समझिए कि वो सब छोटे मोटे एग्जाम थे, एनटीएससी हो, होमी बाबा हो, आईएमओ है, एनएसओ, ये सब तो आपने तैयारी की इस बात के लिए, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि आप आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? मतलब नाइन्थ में तो पता नहीं था कि मैं मेरा एम आईआईटी के लिए रखूंगा, पर बाद में 10th को जब गया तो मतलब थोड़ा थोड़ा फीलिंग थी कि कर सकता हूँ, पर मोस्ट ऑफ द केस में मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा। तो अभी कैसी फीलिंग आ रही है? छोटे छोटे एग्जाम की बात छोड़ के अब एकदम बड़ा जैकपॉट ही मार दिए जैसा, तो अब कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है। और मम्मी डैडी का क्या रिएक्शन है इस बारे में? हाँ, मतलब उनका रिएक्शन तो बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब उनको, मतलब मैं पढ़ता रहता था, वो सिर्फ पूछते थे अब बस कर, पढ़ाई ज़्यादा मत कर, और फिर मतलब ऐसा कॉलेज को जाता था, उनको ऐसा नहीं लगता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। हाँ सेलेक्ट, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन मेंस के लिए अच्छे परसेंटाइल आई ना, हाँ। तो फिर वो उसमें खुश थे। अच्छा, वैसे ज्यादातर पेरेंट्स को मैं जानता हूँ, अगर उनसे पूछ लो कि आपके वजह, तो वो उनका यही कहना रहता है, अरे क्या बात, ये गधा है ये क्या सेलेक्ट होता। हालांकि आपके सामने नहीं कहते वो ऐसी बात, लेकिन मुझे लगता है वैसा बोलते हैं। तो अच्छी फीलिंग हो रही है? मम्मी डैडी लड्डू वड्डू बांट रहे हैं कि नहीं, पेड़े वेड़े? हाँ, जोरों शोरों से। तो जरा एक आधा डब्बा इधर भी। जरूर जरूर। ठीक है तो मैं अब जय कुमार से पूछता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी लाइफ में एक किसी ऐसा सिंगल फैक्टर आप अगर बता सकते हैं कि जिसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे कि इस वजह से मैं आईआईटीएन बन गया, ऐसा कोई एक सिंगल अगर आप बता सके फैक्टर। मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्ट है मुझे, तो हार्ड क्वेश्चन। हार्ड मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत इंटरेस्ट है मुझे। देखो, फिजिक्स और मैथ वही होता है ज़्यादा। हाँ, प्रॉब्लम जितनी ज्यादा सॉल्व करना उतना ज्यादा सक्सेस मिलती है, ऐसा कहना है कि आपका? बहुत प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और जिसने जय कुमार को आईआईटी में पहुंचाया। हार्ड क्वेश्चन खास तौर पे, हमारे यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन आए तो वो सोच लेते ये तो नहीं आएगा एग्जाम में। सोचते कि नहीं, सोचते, दिल की बात पकड़ ली कि नहीं मैंने। तो आगे से ये भी हार्ड क्वेश्चन करेंगे, इनकी तरफ से कमिटमेंट कर दूं क्या? ठीक है, बिल्कुल कमिटमेंट। हाँ, आप किसी कोई क्रेडिट बताना चाहें, कोई किस चीज को क्रेडिट देंगे? हाँ, पवन को दीजिए माइक। पवन, ऐसा कोई एक सिंगल फैक्टर जिसे आप बताना चाहें कि ये चीज की वजह से मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। तो आईआईटी में सेलेक्ट होना मेरा ड्रीम तो था ही, पर उससे कई ज़्यादा ये ड्रीम मेरे पेरेंट्स का था। तो मैं क्रेडिट पेरेंट्स को ही देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के लिए मैंने ये किया, ऐसा मुझे लगता है कि उनसे ही मुझे मोटिवेशन मिला। मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो, जब आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो पेरेंट्स आपके सामने बैठ जाते थे कि ये बच्चे ने मेरा सपना तोड़ दिया? नहीं, कभी नहीं। मतलब तो इस वजह से वो आहत हो जाते थे, बहुत दुखी हो जाते थे, इसलिए आप पढ़ते थे? नहीं, वो आहत तो नहीं होते थे, क्योंकि मैं खुद से ही पढ़ता रहता था। कभी ऐसी जरूरत नहीं आई कि वो मुझे बोले कि पढ़ाई करो, मैं खुद से ही पढ़ता रहता था। पर जब हम अच्छा करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे पेरेंट्स को ही होती है, और हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी हम करते हैं। अपने स्टडीज को लेकर हमारे पेरेंट्स उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं हमें प्रोवाइड करने के लिए, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ है। तो मैं अपने पेरेंट्स को खुशी देना चाहता था, तो इसलिए मैंने देखो, फिर इसका मतलब कौन कौन आप में से हैं जो पेरेंट्स को खुशी देना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं आप? अच्छा, बहुत हाथ देख के इसने सब तरफ देखा कि सब उठा दिए तो उठा दिया, नहीं तो खुशी देना नहीं चाहते आप? इनके नंबर नोट करो, पिताजी को फोन करो प्लीज हाथ नीचे कीजिए। तो देखो कितनी बड़ी बात है, और मैं ये बात तो आपको क्लास में नॉर्मली कहते रहता हूँ। मैं एक खुद पिता हूँ, 2 आईआईटीएंस हैं, तो आपको यकीन बताता हूँ कि एक समय ऐसा था
जब मैं रात रात को सो नहीं पाता था। अनिरुद्ध ने ये बात कई बार घर में भी शेयर की। एक बार मैं हैदराबाद घुमाने ले गया था अनिरुद्ध को। घुमाने मतलब क्या कि देख ले भाई, ऐसा माहौल रहता है पढ़ाई का, इतनी क्लास रहती है, सुबह से शाम तक पढ़ना पड़ता है, बाद में फिर तू मैं पैसे जमा कर दूं और तू मुकर जाए तो मेरे पैसे और डूब जाएंगे, तो तू देख ले पढ़ सकता है कि नहीं। तो जब हम वापस आ रहे थे, ठंड के दिन थे थोड़े से, दिसंबर या जनवरी में गए थे हम, उसके 10th के एग्जाम आने वाले थे तब। तो अकेला मैं ऐसा इंसान था बस में कि जो बगैर कोई स्वेटर और शॉल कंबल ओढ़े बैठा था, और अकेले बाकी सब तो लुढ़के हुए थे इधर उधर, रात की बस थी, मैं अकेला बैठा हुआ था, मुझे कोई सुला नहीं सकता, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी। पता है क्या, मुझे हमेशा ये टेंशन लगा रहता था कि यार क्या होगा, कैसे करेंगे। संघर्ष तो देखो आदमी का ऐसा ही रहता है कि जब संघर्ष कर रहे हैं ना, तो ये बात परेशान नहीं करती कि हम कितने परेशान हैं, परेशान ये बात करती है कल को हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम तो उनको क्या दे के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, फिर ये कैसे जिएंगे। लेकिन अगर आप में से किसी ने कुछ भी अचीव कर लिया ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा की ना 5 साल उम्र बढ़ जाती है कम से कम। मतलब 5 कम बोल रहा हूँ, तुम ऐड कर लो अपने आप से, इतना बढ़ा नहीं है। और आज मेरी हालत क्या बताई क्या, मुझे 15 मिनट अकेला छोड़ दो, प्रखर जानता है ये बात को, मैं सोता हुआ मिलता हूँ। कई बार तो हमारे स्टाफ ने ही फील किया, मैं कुर्सी पे सो रहा था एक आध बार, फील किया क्या नालायक, सोते हुए देखते हो। अच्छा सोचते हुए। यो कहते तो ये रहे थे सोते हुए, नहीं अभी कह रहे हैं बात बदल दी इन्होंने। और किसी ने तो नहीं देखा मुझे सोते हुए, नहीं देखा किसी ने, तो मैं चुपके से सो जाता हूँ। मतलब ये कि मैं सचमुच इतना रिलैक्स फील करता हूँ अपनी लाइफ में अब कि मुझे कभी भी नींद कितना भी सुला लो, और रात को मुझे कोई जगा के बोले भी कि देखो चोर चोरी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है सुबह कंप्लेन करेंगे अब। चोर को रोकना नहीं है। अरे नींद कौन छोड़े, ये हालत है मेरी। तो आई एम श्योर एज ए फादर आपको सबको बोलना चाहता हूँ, अपने मम्मी डैडी का ध्यान रखो, उन्होंने सब कुछ आपको दिया है, ये पढ़ाई यहाँ तक पहुँचाया है, तो आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी उम्र बढ़ जाएगी आप सक्सेस हुए तो। ठीक है, तो अब अथर्व को एक और बार दीजिए माइक। तो अथर्व, मैं एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, मैंने वो नोट कर लिया है इसीलिए, कि ऐसी कौन सी 3 इंस्टेंस या एक आधा भी इंस्टेंस आपके सामने है क्या जब आपको बहुत नर्वसनेस फील हुई, आपको ऐसा लगा यार ये आईआईटी छोड़ो यार, मुझे नहीं करना, ऐसा कभी फील हुआ, या फिर है डिप्रेशन जैसा कुछ फील हुआ क्या? हाँ। और अगर हुआ तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मतलब कॉलेज शुरू हुए 6 महीने हो गए थे, और टेस्ट में भी बहुत कम नंबर आ रहे थे, और मतलब कई एग्जांपल ले लो तो ये बहुत आगे थे, क्योंकि हम तीनों नेटिजन से थे। हाँ। और ये दोनों बहुत आगे थे और मैं बहुत पीछे था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आए तो यहाँ पर कुछ कर पाएंगे, मतलब टॉप 20 में भी फिनिश नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ही उस समय कुछ किया नहीं, पर अब लग रहा है कि सिर्फ टाइम को जाने दिया। सो टाइम इज मतलब टाइम बहुत एक सही चीज है। टाइम सबसे बड़ी दवा है, यू कैन से। धीरे धीरे बीती तो सब सही हो जाता है। हाँ। तो टाइम जाने दिया उन्होंने, तो नर्वसनेस अपने आप खत्म हो गई। मतलब कंसिस्टेंटी, प्रिजर्वेंस, ये सब मतलब ये करते रहना, रैंक तो उल्टा पुलट हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं है। मतलब आपके लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ एक साइन वेव की तरह होती है। कभी आप टॉपर होते हैं तो कभी आपके मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। टॉपर हो गए तो हवा में जाना नहीं, एकदम डाउन आ गए। मतलब जो लोग साउंड पढ़ चुके हैं उनको पता ही होगा, क्रेस्ट और ट्रफ, है ना। तो जाओ क्रेस्ट पे हो तो आप ऐसा हवा में जाओ मत, ट्रफ में हो तो बिल्कुल परेशान मत हो। थोड़ी देर रुके तो आपने पढ़ा ही होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कि जिंदगी एक रेड लाइट की तरह होती है, सिग्नल की तरह होती है। अगर प्रॉब्लम रेड लाइट आ गई तो वो ग्रीन हो जाएगी, थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, तो वो पेशेंस इज द की, ऐसा कहना है अथर्व का। क्या सही है? ठीक है, तो जय कुमार को दीजिए प्लीज माइक। जय कुमार, आपके जीवन में क्या ऐसा आया क्या अचानक से, या हमेशा ऐसा सही चलता रहा सब कुछ? जो फर्स्ट मेंस हुई थी ना, 4 थे टोटल मेंस। हाँ। तो फर्स्ट मेंस में 99% ऐसे कम आए थे मेरे। हो तो बहुत मुझे टेंशन आ रहा था तभी। तो घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, तो मैं कंटिन्यू कर सका। तो मोटिवेशन में घर वालों ने क्या कहा कि जान दे कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ? फोर्स नहीं किया उन्होंने कभी पढ़ाई के लिए। उन्होंने कहा बस ठीक है चल हाँ, हो अगले जाएगा, एग्जाम में हो देखो। जाएगा। हाँ। देखो आप एक ऐसे एरा में जी रहे हो जहाँ पे फैसिलिटी ही फैसिलिटी है। पहले कैसा था, आईआईटी का एक ही एग्जाम होता था, एक बार आउट तो परमानेंट आउट। अभी कैसा है,
4 बार आओ सर। कहते हैं ना बच्चे कैसे करते हैं गली मोहल्ले में, आउट हो गए, हे ये बात नहीं, नो बॉल है या फास्ट है ऐसे मेंस हो गए। तो तुम थोड़े तो अच्छे एरा में आ गए, एटलीस्ट एक बार खराब हुआ तो भी दोबारा चांस है, तिबारा है, बल्कि ये साल तो 4 बार चांस मिला। अगले साल कितनी बार चांस मिलने वाला है कुछ पता है? अभी नहीं पता, शायद 2 बार तो मिलेगा पक्का। कोरोना की वजह से भी हुआ ये सब, लेकिन कोरोना यार मैं इन लोगों के लिए जस्ट एक बार फिर से आपकी तरफ से तालियां बजवाना चाहूंगा। इतने कठिन कोरोना काल में इन्होंने आईआईटी में विजय प्राप्त की है, एक तालियां बजाएं इनके लिए बस। पता है क्लासरूम की स्टडी को कोई बीट नहीं कर सकता। क्या ऑनलाइन स्टडी है क्या पर्याय? उतना इफेक्टिव नहीं है। नहीं है, इफेक्टिव उतना नहीं है। तो ऑफलाइन क्लासेस का कोई पर्याय नहीं होता। तो मैं तो यही सोच रहा था कि पता नहीं कैसे लोग, 1-1.5 साल चला जाए, इनका तो बहुत ही गोल्डन पीरियड गया। 11th पूरा गया और 12th का आधा गया, 12th पूरा गया, 11th आधा गया। वो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब 11th 12th में मैंने 75% गया ना, समझो ना, आधा 11th और 12th पूरा। तो कैसे कैसे ओवरकम किया होगा? इसलिए इन लोगों के लिए मैंने तालियां बजवाई आपसे, राइट। तो मम्मी डैडी के प्रोत्साहन की वजह से आपका वो बुरा समय निकल गया। एक ही बार आया या 1-2 बार और आया? और कोई कभी कुछ हुआ हो? कभी फुटबॉल खेलते समय पैर की हड्डी टूट गई हो? ऐसा हो जाता है कई बार, पता है क्या, कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन ऐसा मौका आ जाता है जो एग्जाम ही नहीं दे पा रहे, कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं। तो पवन के लिए माइक और एक क्वेश्चन। पवन आपसे थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो इन बच्चों से बड़ा कनेक्टेड है। वैसे तो कनेक्टेड सारे ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आजकल जूनियर क्लासेस में है, प्री फाउंडेशन में एक तरीके से। तो प्री फाउंडेशन में रहते हुए आपने कैसे तैयारी की? अपनी तैयारी के बारे में कुछ बताइए। प्री फाउंडेशन जो इन बच्चों को भी महसूस होना चाहिए, मतलब 10वीं तक की पढ़ाई के बारे में आपका क्या कहना है? आपने कैसे पढ़ाई की? तो 10वीं तक तो हमें पेरेंट्स या अगर स्कूल में देखें तो सभी लोग बोर्ड्स के ऊपर प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं। तो हम भी ऐसा सोचने लगते हैं कि बोर्ड्स में अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सभी लोग मार्क्स पूछते हैं बोर्ड्स के। तो वो मुझे भी थी और आप लोगों को भी अभी होगी। तो मैं स्कूल में ही ध्यान देता था बोर्ड्स की तरफ। स्कूल में एक बार पढ़ लिया और घर आके थोड़ा सा उसका पढ़ लिया, हो गया बोर्ड्स का। उसके बाद जो क्लास में पढ़ा रहे उसके ऊपर ध्यान देना और जो बुक्स है फाउंडेशन की वो सॉल्व करना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता था। तो जो स्कूल की पढ़ाई है वो स्कूल में ही आपको ख़त्म कर देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि घर आकर भी आप उसी को टाइम दे रहे, उसी की और क्लासेस कर रहे। तो स्कूल की पढ़ाई स्कूल में, और उससे आने के बाद आपने फाउंडेशन क्लास में पढ़ लिया तो क्लास में जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना घर पे जाके। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि एग्ज़ाम देते रहना। आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, जैसे कि NSO IMO है, तो NTSC है। तो NTSC तो बोर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा रहता है। तो बाकी के भी जो एग्ज़ाम जो कि मैथ्स और फिजिक्स, जैसे RMO है, तो ये एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करके आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करके ये एग्ज़ाम्स देने चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया आपने और जाके एग्ज़ाम दे दिया, नहीं, आपको प्रिपेयर करते रहना होगा जिससे कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी आपकी पढ़ाई में। हाँ, वरना पढ़ाई में कंटिन्यूटी अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो आप कुछ देर उधर का करोगे, कुछ यहाँ का करोगे, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा कहीं पर भी। तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी पढ़ाई में। जैसे क्लास में कर रहे तो ऐसा नहीं कि क्लास में कुछ दिन कर लिया, फिर कुछ दिन छोड़ा, स्कूल का कर लिया, फिर कुछ दिन क्लास का कर लिया, उससे आपको कुछ होगा भी नहीं और उससे आपको कुछ मदद भी नहीं होगी। तो क्लास में जो पढ़ा है उसके ऊपर घर जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे उस टॉपिक के ऊपर। और अगर आप कुछ रेफरेंस बुक अगर सर बता रहे हैं तो उस रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें, अगर हमने शुरुआत में पढ़ लिए तो साल के अंत तक हम उसे भूल भी जाते हैं। तो कभी कभी उनको भी रिवाइज करना, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू पवन, एक शानदार जवाब के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे उसी हिसाब से चलेंगे बोर्ड की तरफ ज़्यादा। देखिए मैं जानता हूँ आपकी परेशानी, ये रिश्तेदार और जो पड़ोसी है ना, सबसे नालायक लोग होते हैं। उनका काम ही ये होता है बस आग लगाना, है ना। मम्मी डैडी के साथ जा रहे हो, अचानक पूछ रहे थे और बेटा कितने मार्क्स आए वहीं कचरा हो जाता है। अगर आपके कम आए होंगे तो मम्मी घर जाके धुनाई शुरू, देख कैसे शर्मा जी बोल रहे थे, नालायक तेरी वजह से हमें सुनना पड़ता है, 10 लाते हैं और मैंने आपको शायद इसका ट्रिक भी बताया था कि नहीं? अभी बता देता हूँ। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी कभी पूछे कितने मार्क्स आए, एक ही, आपके कितने भी कम मार्क्स आए, बोलने का क्या, आउट ऑफ।
2 या 3 बार आपने बोलना है, चौथी बार खुद जाके वो तो कुछ पूछेंगे नहीं कि अंकल मार्क्स बताऊं क्या कभी नहीं पूछेंगे। राइट, देखिए ये होती हैं चीजें, हर एक के साथ होती है। इसके लिए आप उनसे डरो मत, ये ट्रिक्स अप्लाई करो। और वैसे तो और भी ट्रिक्स हैं, कभी पर्सनली आके पूछ लेना, कुछ ऐसी है, सबके सामने बता नहीं सकते। राइट। अच्छा अथर्व, अगर आपको ऐसा चांस मिले कि आपको टाइम रिवाइंड हो जाए, रिवर्स किया जा सके, तो आप अगर वो 10वीं के पहले के टाइम में अगर रिवर्स होकर पहुंच गए, तो ऐसी क्या गलतियां हो गई थी तुमसे जो रिपेयर करना चाहेंगे आप, इम्प्रूव? विथ सेम नॉलेज एज नाउ ना अब जब टाइम रिवर्स होगा तो पूरा ही होगा ना, अब नहीं करना चाहेंगे जो, या फिर आपको ऐसा सपने में आता हो कि यार मुझसे वो गलती नहीं होती तो अच्छा होता, या ऐसी कोई गलती नहीं हुई? ऐसी कोई गलती नहीं। सब अच्छा था, टाइम रिवर्स हो भी गया तो तुम ऐसे कैसे ही? भाई क्या होता है, मैं आपको प्रश्न को थोड़ा और इम्प्रूव करता हूँ। जैसे 11th-12th में जब बच्चे आ जाते हैं ना, तब उनको लगता है यार काश मैंने ऐसे किया होता तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा होता है ना कभी कभी, इन बच्चों को तो अभी भी लग रहा होगा कि काश मैं 6th में ये पढ़ा होता काश मैं 7th में रैशनल नंबर पढ़ लेता, ऐसा कुछ लगता है? हाँ, 11-12 का बोल देता हूँ मैं हाँ कि 2 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। मतलब आप जो 2 साल की पढ़ाई है वो 6-8 महीने में भी कर सकते हैं, पर 2 साल में मतलब आप क्या करो, फिजिक्स का एक कोई भी चैप्टर है तो एक कंसेप्ट है तो उसे आप 2-3 दिन भी पढ़ सकते हैं। पर मुझे वो उस दिन मतलब उस समय नहीं लगता था, मुझे लग रहा था कि ये तो सिर्फ एक चैप्टर का एक कंसेप्ट है, इसको क्या टाइम देने का ज़्यादा, इसको तो जल्दी पढ़ लेके आगे चले जाएंगे, ऐसा लग रहा था। पर 2 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है, आप एक कंसेप्ट को भी 3-4 दिन मतलब 2-3 दिन पढ़ सकते हैं, और IIT एडवांस यही आपसे मांगता है। तो मतलब यही कि जो पढ़ाए वो अच्छे से पढ़ो, और वो ऐसा पढ़ो कि बाद में भी आपको वो याद रहे। हाँ, गड़बड़ में कुछ मत करो, मतलब ये है कहने का, शांत चित्त से आराम से बैठ के ठीक से पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो जब भी पढ़ो। ये नहीं कि पहले थोड़ा पढ़ लिया, कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ, अगला चैप्टर पकड़ लिया, उसमें भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी नहीं, बाद में पूरी किताब में कुछ नहीं, पढ़ाई तो की लेकिन कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ऐसा उनका कहना है अथर्व देशपांडे का। हाँ हाँ, जय कुमार से पूछ रहे हैं वो प्रश्न, क्या आप क्या गलती सुधारना चाहेंगे? मैंने जरा पहले ज्वाइन गलती से किया? नहीं पहले ज्वाइन अच्छा, पहले ही ज्वाइन कर लेते तो अच्छा होता। आपने कौन सी क्लास से ज्वाइन किया था? 8 से ज्वाइन किया था, काश वो 6-7 में कर लेते तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता, ऐसा कहना है। हम तो समझाते समझाते थक गए आपको, लेकिन पता है क्या, शुरुआत के दिनों में तो मैं आपको गारंटी एक ऐसी खुशी का, या खुशी भी नहीं, मजाक का विषय बताना चाहता हूँ कि हमने जब पहली बार नेटिजेंस एकेडमी जब शुरू की, राइट, तो ये तीनों भी नहीं थे उस समय, राइट, शुरुआत के बाद में। अच्छा, फीस तो कोई भरना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था ना, क्लास का पढ़ना था सबको, स्कूल का पढ़ना था सबको। अच्छा भाई, एकेडमी चलानी है तो फीस भी तो लगेगी, खर्चे कैसे करेंगे? तो हम मांगते थे भाई 1000 रुपये तो भर दो, देखेंगे नेक्स्ट मंथ देखेंगे। फिर दिवाली आ गई, बच्चे तो सिर्फ 25-30 ही थे हमारे पास, उससे ही काम चलाते थे। अब सोच लो क्या खाते होंगे, हवा खाते थे। हाँ, एयर, अरे एयर का मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस तो बस उससे ही काम चला रहे थे और पानी पी रहे थे। खैर, तो हुआ, दिवाली आ गई, फिर दिवाली के बाद हमने फिर से फीस मांगी, तो आपको यकीन नहीं होगा, 9th के क्लास में हमारे 7 बच्चे थे टोटल। तो जैसे ही फीस मांगना शुरू किया तो पूरे 7 ने छोड़ दिया, 9th का बैच ही खत्म, नमस्ते। हमने बहुत मुश्किल से कुछ को बुलाया, पूछा भाई क्या हो गया ऐसा, कि नहीं जी आपकी पढ़ाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई किसी काम नहीं आ रही हमारे। क्यों, क्या काम नहीं आ रही? ये स्कूल में कुछ और ही पढ़ाते हैं। देखो आपने वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन दी, अब ये बताओ वेलोसिटी स्पीड, इसको तो कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना, इस किताब में तो ऐसा लिखा है और तुम तो ऐसा बताए, यानी थोड़ा अच्छा बता दिए वो गलती थी, थोड़ा एबव का पढ़ा है वो मिस्टेक थी। उनको क्या चाहिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स शुड बी इन न्यूटन और एरिया शुड बी इन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दिया, ये आपसे गलती हो गई। बच्चे कैसे सोल्व करेंगे भाई, आप बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रहे, उनको तो फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, क्लास छोड़ देते थे वो।
लेकिन आज जय कुमार की बात से या इन बच्चों की बात से हमें ये भरोसा हो गया है कि हमें अपने काम में ऐसे ही करते रहना चाहिए, जो भी मैक्सिमम बच्चों को दे सकते हैं देना चाहिए। स्कूल स्टडी इज नथिंग। स्कूल स्टडी नॉर्मल पढ़ाई के लिए ठीक है, पास करने के लिए ठीक है, लेकिन बाकी कुछ बनना है ना तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा करना भी तो पड़ेगा। मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा, मुझे बना दो आईएएस, थोड़ी ना आपके लिए दुनिया खड़ी है। तो ये चलते रहेगा। हमारी मजाक बन गई तो पूरा 9th का बैच उड़ गया। तब हमने पॉलिसी बदलना शुरू किया कि कुछ तो पढ़ाना चाहिए हमें स्कूलों का भी। फिर धीरे धीरे 1-2 साल निकल गए, फिर 2 बैच बदलाए। इन्फी का कॉन्सेप्ट वहीं से निकला कि जो लोग हमसे संतुष्ट हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा पढ़ाएं उनके लिए, उनको एक अलग बैच में लाए। जो सिर्फ स्कूल का पढ़ना चाहते हैं उनको एक अलग बैच में रखे। तो आज जय कुमार ने ये सिद्ध कर दिया कि वो ये सोचते हैं आज भी कि अगर वो और पहले आते और पढ़ते तो शायद और अच्छा कुछ करते। हालांकि आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद और अच्छे की बात तो कुछ है नहीं, बट और अच्छा इजी महसूस होता उनको, ऐसा उनका कहना है। तो आप सब लोगों के पास गोल्डन चांस है कि आप हमारी एकेडमी में अभी हो, और हम जो भी कोशिश करते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाने की, वो आपकी भलाई के लिए है। आपको ये मत समझना इनको बहुत मजा आता है हमें उल्टा सीधा पढ़ाने में, ना, उल्टा सीधा नहीं है, वो आपकी फ्यूचर की प्रिपरेशन है। राइट, ओके। तो जय कुमार से मुझे लेकिन एक क्वेश्चन और पूछना है, उसका जवाब मुझे उसके पास से सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि क्या होता है। आईआईटी में है कई सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, है ना, खास यही 3 है। तो अगर तीनों ही अच्छे होने चाहिए, या कोई वीक अगर सब्जेक्ट हो या आपका कोई था, तो आपने उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की, कैसे आप उसको ओवरकम किया वीकनेस को? वीकनेस मतलब आपका तीनों सब्जेक्ट अच्छे थे क्या? नहीं। आओ, तो मिल गया मुझे सही आंसर, है ना। अब इनसे आंसर समझना बड़ा अच्छा लगेगा। इनके तीनों सब्जेक्ट बराबर अच्छे नहीं थे। कौन से अच्छे थे? 2? फिजिक्स और मैथ ठीक था। नहीं नहीं, अच्छा ही था। ऐसा तो आपकी वो तो ग्रेटनेस है कि आप उसको कह रहे हो, अच्छा ही था इनका। मैं जानता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता था इसको, मुझे पक्का पता है ये फिजिक्स में अच्छा था, लेकिन जरूर ये कह रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री वीक था मतलब? इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो ऑटोमेटिक। इंटरेस्ट क्यों नहीं था? केमिस्ट्री वाले टीचर अच्छे नहीं? मेमोरी बेस्ड है ना केमिस्ट्री, तो इंटरेस्ट। तो फिर उसको कैसे आपने, जय कुमार का केमिस्ट्री वीक था इसका मतलब। और वो क्या बोल रहे हैं, किस पर बेस्ड था वो? मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड, जिसको मैं क्या कहता हूँ, फैक्ट बेस्ड, जो है सो है वो आंसर। तो मेमोरी बेस्ड था, इसलिए उनको रटना चूंकि पसंद नहीं था। तो अब आप ही बताओ, मैं बोलूंगा नहीं अब आपके जवाब में। आप बताओ आपने क्या किया उसके लिए और कैसे किया? वो करना ही पड़ता है फाइनली, अब वो रटना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं। अरे करना पड़ता, ठीक है, लेकिन क्या किया? डिले हो सकता है वो, उसको ऑप्शन ही नहीं है, करना फाइनली आपको करना ही पड़ेगा। तो किया क्या भाई? रटना शुरू कर दिया? केमिस्ट्री में है ही वैसा तो। एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं, तो क्या करें? केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? बेस्ट वे क्या है? एक तरफ तरीका बता दो इन बच्चों को। इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए वो भी, और अरे इंटरेस्ट में मतलब उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम पढ़े तो मतलब उसको जबरदस्ती थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा के उसके अंदर कुछ तो भी इंटरेस्टिंग बना के फिर पढ़ो। एक गाना है ना, वो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, नहाना नहीं गाना चाहिए। तो ऐसे केमिस्ट्री आए ना आए, केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, ये समझ के आपको पढ़ना है। और इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि वो भी एक सब्जेक्ट है, उसका भी वेटेज है। उसके बगैर फिजिक्स केमिस्ट्री यानी फिजिक्स और मैथ्स कितना भी अच्छा हो, आप आईआईटी में सफलता तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसको भी कहीं ना कहीं एक एवरेज तक तो मार्क्स लाने ही चाहिए। तो अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी उसको पकड़ के साथ साथ लेके चलना चाहिए, वो जरूर याद रखिए। पवन ने एक अच्छा आंसर दिया था मुझे, पवन से पूछते हैं। अथर को पूछो। या फिर मतलब ये फिलॉसफी अपने मन में रख लो कि हर एक को अपनी लाइफ में सभी मनपसंद चीजें करने को नहीं मिलती, कुछ नापसंद चीजें भी करनी पड़ती है। मतलब हमारे पेरेंट्स भी अगर आप देखें तो उनका हॉबीज कुछ अलग थी, लेकिन हमारे लिए वो कर ही रहे हैं ना जो उनको मतलब नहीं पसंद है। उनकी जॉब किसको पसंद होती है, पर वो कर ही रहे हैं। तो ऐसा ही समझ लो कि फिजिक्स और मैथ्स आपको पसंद है तो केमिस्ट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से आपको आगे मतलब फिजिक्स मैथ में अच्छे मार्क है तो कोई नहीं पूछेगा आपको। केमिस्ट्री में भी आपका ओवरऑल जो मार्क्स है वो अच्छे होते।
होनी हाँ, चाहिए। मतलब वो सब्जेक्ट वाइज कोई मार्क्स नहीं पूछता, सब तो यही पूछते हैं ना आईआईटी में लग गए कि नहीं लग गए, बस बाकी अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसके लिए आपने पढ़ना ही है तीनों सब्जेक्ट को। तो मतलब आप अगर ऐसा कभी लगे कि केमिस्ट्री छोड़ देंगे तो चलेगा, तो ये फिलोसफी ध्यान में रखो। अच्छा पवन, अच्छा तो आपकी भी केमिस्ट्री वीक थी क्या? अच्छा आपकी क्या वीक थी? तो मेरी तो बहुत वीक थी, बस वीक ही नहीं, बहुत वीक। इंटरेस्ट की बात भी है कि मतलब फिजिक्स और देखिए फिजिक्स और मैथ्स आपस में भाई भाई हैं, मैंने बताया था आपको, एक के बगैर दूसरा नहीं चलता। बस केमिस्ट्री एक बहन थी, ऐसा समझ लो। वही रह गई। पर मेरा अप्रोच अलग था केमिस्ट्री के तरफ, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। एक मिनट सुनिए, वो पवन कुछ बता रहे हैं। तो मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो मुझसे तो वो हो नहीं रहा था केमिस्ट्री। तो मैंने केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है और अगर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हो। तो मैंने केमिस्ट्री में ऐसा किया कि ठीक है, तो मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री को पहले पढ़ लूँगा। तो जो स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हो केमिस्ट्री में, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जो है आपके, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ लिया। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि फिजिक्स की ही तरह लगेगी आपको। फिजिकल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स पढ़ के मैथमेटिक्स कर लिया तो। और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो केमिकल बॉन्डिंग को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उसमें भी कुछ लॉजिकल चीज़ें मिलेंगी, जैसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, लोन पेयर्स उसमें कुछ आ गए तो क्या होगा। तो वो चीज़ें मैंने करी। और ऑर्गेनिक में जीओसी, आइसोमेरिज्म, ऐसी चीज़ें करी जो कि मेरी स्ट्रॉन्ग चीज़ें, जो कि मुझे लगता था कि मैथ्स और फिजिक्स मुझे आता है तो मुझे वो चीज़ें आ सकती है, ऐसे मैंने करी। और जो रट्टा मारने वाली चीज़ें होती है तो वो मैंने छोड़ दी। तो मतलब केमिस्ट्री में हाँ तो सभी लोग बता रहे हैं मतलब 2 सब्जेक्ट्स पे गाड़ी नहीं चलेगी आगे, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स पे इक्वली ध्यान देना चाहिए आपको। तो मतलब यहाँ पे एक बात है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को लगता है। तो मतलब शुरू में मेरी भी फिलोसॉफी सिमिलर थी, लेकिन एक्चुअली हम जिसको एक्सेप्शन समझ रहे हैं ना, उसके पीछे भी जनरली कोई अच्छा समझने वाला कारण होता है। अगर हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ें, मतलब ऑब्वियसली अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्चुअली आईआईटी की स्टडी में नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको वो रटने की चीज़ से ऊपर उठना है तो आपको थोड़ा इन डेप्थ समझना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअली है क्या। तो मतलब केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी इन्वॉल्व टॉपिक। तो मतलब जो कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन नहीं करने हैं, या फिर 11th या 12th में या 9th-10th में आप छोड़ सकते हो, ऐसा लगता है जो भी एजुकेशन सिलेबस डिज़ाइन करता है वो उसको एज अ एक्सेप्शन डाल देते हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्शंस हो रहे हैं इसमें भी मतलब कोई एक्चुअली डीप रीजनिंग होती है जनरली कि ये ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो मतलब अब भगवान ने जो दुनिया बनाई है उसके ऊपर हम मतलब अपनी हाइपोथेसिस लगाते हैं कि ये होगा, ये हो रहा होगा, लेकिन जनरली हर एक चीज़ के पीछे एक रीजनिंग होती है। तो मतलब वाइल अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये एक्सेप्शन का मतलब ज़्यादा होते हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन आप उन एक्सेप्शंस को भी अगर आप डीपली पढ़ना चाहें, आपके पास कभी समय हो, तो आप उसके बारे में डेफिनेटली पढ़ सकते हैं और आप उसके पीछे रीजनिंग समझ सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है, केमिस्ट्री को लर्न करने के लिए आप एनालॉजी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने एक, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं, तो आपने एक ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, अब दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स जनरली वो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, मतलब डेफिनेटली अब उसमें बीच में एक्सेप्शंस होंगे लेकिन उसकी रीजनिंग भी होगी। तो मतलब आपने एक चीज पढ़ी तो आप दूसरे पे अप्लाई करके क्या उससे सीख सक रहे हैं, मतलब दैट इज वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये जैसे बता रहे थे पवन बता रहे थे अभी, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक जनरली लोग मतलब इजीली कर लेते हैं, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि आगे की पूरी केमिस्ट्री आपको बाय हार्ट याद करनी होगी वगैरह। सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा पार्ट रह जाता है जिसमें लोगों को लगता है याद ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप सोचें उसके बारे में या फिर एक्स्ट्रा आगे पढ़ें, जो आपकी किताब में दिया है सिर्फ उससे ना पढ़ें। मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स भी केमिस्ट्री में किताब पब्लिश करते हैं, उसमें सिर्फ आप उतने उतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ें कि क्यों एक्चुअली ऐसी चीज़ हो रही है। तो मतलब आपको ये केमिस्ट्री भी एक्सेप्शन का सब्जेक्ट नहीं लगेगा, वो भी सिर्फ एक स्मॉल पार्ट के लिए ऐसा है। तो मेरे ख्याल से मेरे को ये इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मतलब मैं 11th तक एक्चुअली सोचता था कि केमिस्ट्री मैं सिर्फ 12th में पढ़ूंगा, क्योंकि जो भी याद करने की चीज़ है मैं तब तक भूल जाऊंगा।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन ट्वेल्थ में मेरी फिलोसॉफी थोड़ी शायद बदल गई। बाकी चीज़ें पढ़ते पढ़ते मैं इसमें भी रीजनिंग ढूंढने लगा, तो मतलब आई गॉट मोर बुक्स और इंटरनेट पे सर्च करके जो एक्सेप्शंस वाले पार्ट थे उसमें भी रीजनिंग सोचना शुरू कर दिया मैंने। तो मतलब आप लोग भी ये एट सम पॉइंट सोच सकते हैं। तो मैं प्रखर से ही पूछ लेता हूँ ये क्वेश्चन कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो उसका कौन सा वीक सब्जेक्ट था? तो मतलब एट डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स वीक थे। तो जब मैं 9-10 तक पढ़ता था मैं बहुत ही लॉजिकली सोचता था हर चीज़ के बारे में। तो मतलब डेफिनेटली जब मैंने 11th में कहीं ज्वाइन किया तो मेरे को फिजिक्स एकदम स्ट्रांग लगा। केमिस्ट्री शुरुआत में मतलब इजी लगती है सबको और मार्क्स भी इजीली आ जाते हैं। मैथ्स में जबकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना इज नॉट इनफ, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको मतलब उसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आप कितनी तरीके से कितने फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और किससे सोल्यूशन आएगा, मतलब यू नेवर नो। तो मतलब मैथ्स वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, मेरे क्लास में और भी जो मेरे जैसे बच्चे थे ज़्यादातर लोगों की मैथ्स बहुत वीक थी। तो मतलब इसको ओवरकम करने के लिए तो आई वेंट आफ्टर अ सब्जेक्ट एक एक करके। तो मेरे को पता था फिजिक्स में मैं जो होल्ड कर रहा हूँ, मतलब आई थिंक स्टेट में भी मेरे बहुत अच्छे रैंक्स आते थे अंडर 100 टाइप फिजिक्स में सिंस 11th ओनली। तो मैंने उस पे होल्ड पकड़ बना के रखी और देन आई स्टार्टेड चेजिंग मैथ्स, क्योंकि मेरा वो वीकेस्ट था एट दैट पॉइंट, राइट। 11th में पूरा मेरा मैथ्स वीक था। फर्स्ट मतलब आधे साल के बाद 11th के आई डिसाइडेड जो भी मेरा सबसे वीक है उसको पकड़, उसमें इम्प्रूवमेंट का सबसे ज़्यादा स्कोप है, राइट। तो उसको पकड़ के उसके पीछे भागने लगा मैं। मतलब मैं बस टाइम स्पेंड करने लगा कि मैं मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। देखो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स या कितने टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं ये बहुत लिमिटेड होता है, राइट। अभी मतलब जो भी पेपर सेटर है वो भी कहीं बहुत ही रैंडम कॉन्सेप्ट्स तो ला नहीं सकता। कॉन्सेप्ट्स तो एटलीस्ट पता है आपको, उसमें क्वेश्चंस कुछ भी डिफिकल्ट ला सकता है। तो मतलब इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम, आप एक तरीके से एग्जॉस्ट कर दोगे कि कितने टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं। उसमें भी मतलब एग्जॉस्ट करना इज पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख चुके हो तो आपकी एक बार थिंकिंग बदल जाती है कि देन यू स्टार्ट लाइकिंग इट, यू स्टार्ट गेटिंग आइडियाज कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और नहीं भी हो रहा तो यू डोंट लीव इट, यू से ओके आई विल कम बैक टू इट आफ्टर 15 मोर क्वेश्चंस मे बी। तो उसके बाद आपको लगता है अच्छा 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और नए नए आइडियाज आ गए, लेट्स ट्राई देम। और इवेंचुअली मतलब यू लीव अ प्रॉब्लम या यू सी द सोल्यूशन व्हेन यू रन आउट ऑफ आइडियाज। आपके पास आइडियाज खत्म हो गए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो यू गो टू द सोल्यूशन। और ये सिर्फ आईआईटी की पढ़ाई में इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जनरल लाइफ। तो मतलब यहाँ पे हम भले ही बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन नेवर गिव अप अनलेस यू थिंक कि मेरे आइडियाज मैं जिनको एक्सप्लोर कर सकता हूँ किसी प्रॉब्लम के लिए, वो जब तक खत्म नहीं हो रहे, जब तक आपको लगता है कि मेरे पास आज एक नया आइडिया है, आज मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, आज मैं वो करके देखता हूँ, तब तक डोंट लीव द प्रॉब्लम। तो मतलब इवेंचुअली मैंने ऐसे मैथ्स को चेज किया, तो बाय 12th आई रीच्ड इन द स्टेट कि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, फिजिक्स फिर, और फिर केमिस्ट्री पे तो क्योंकि मैंने ऐसे सेपरेटली फोकस नहीं किया था तो वैसे हो गया। तो एट सम पॉइंट आई स्टार्टेड चेजिंग केमिस्ट्री ऑल्सो। मतलब इवेंचुअली आई वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन फिजिक्स, देन इन मैथ्स एंड देन इन केमिस्ट्री। लेकिन आई थिंक ये इक्वेशन इन्वर्ट इसलिए ही हुआ क्योंकि मैंने एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसको मतलब उसके पीछे भागने लगा। आई चेज्ड इट हार्ड। मतलब आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डराता है उसके पीछे लग जाओ, इतना पीछे लग जाओ कि वो सब्जेक्ट आपसे डरने लगे, तो फिर काम हो जाता है। यानी बहुत मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपका सॉल्यूशन है। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगे उसमें प्रैक्टिस शुरू कर दो, दैट इज द सॉल्यूशन, ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा चलो पढ़ाई की बातें बहुत हो गई। जय कुमार ये बताओ अब आगे क्या? अब आईआईटी तो हो रहा है, हो जाएगा 4 साल में, आगे क्या सोचा है? फ्यूचर प्लान क्या है आपके? गोल तो यही है कि जो अभी ईसी मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें मैं एक्स्ट्रा मतलब प्रोग्रामिंग का भी करने वाला हूँ। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में भी कुछ करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात बताई, आईआईटी में एक फैसिलिटी ये भी है कि आप अपने सब्जेक्ट चूज करते हो, है ना। प्रखर किसी और दिन मैं आपके सामने मैं प्रखर को और चीज़ों के लिए भी ले आऊँगा। ये बच्चे तो अपनी पढ़ाई को निकल जाएंगे किधर। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, और अपने आपको पसंद का अगर ब्रांच नहीं मिली है, डिपार्टमेंट नहीं मिला है, तो वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आप
पहले कुछ बच्चों में आ जाओ। पहले साल में कितने रैंक में आना पड़ेगा? हाँ, हर तो शुरू के मतलब 4-5 बच्चों में अगर आप आ गए शुरुआत के यानी टॉपर्स में, तो आप अपने मनपसंद ब्रांच भी ले सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी है। और उसके अलावा फिर भी आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट भी ले सकते हो। उसके अलावा आपको जैसे मैकेनिकल मिल गया है लेकिन आपको कंप्यूटर पसंद है, तो मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट जरूरी हैं वो तो करना ही पड़ेंगे, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लेके आप मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हो। ये आप लोगों के लिए भी संदेश है, क्योंकि अभी आपकी जर्नी IIT की शुरू ही हुई है। तो आई एम श्योर आपको जो भी तकलीफें आए, प्रखर इज विद यू। अनिरुद्ध को भी आपका भी नंबर आप ले सकते हो, तो आप इनसे भी सजेशन ले सकते हो। लेकिन आप सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मनपसंद ब्रांच मिले ना मिले, बाद में और भी मेहनत आपको मनपसंद ब्रांच दिलवा सकती है, ये भी तय है। तो पवन, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स तो अभी ऑफलाइन ही शुरू हो रहा है मेरा, इसी हफ्ते से, फ्राइडे से। तो IIT में जाना है और वहाँ पर मिलना है, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्रोफेसर्स होंगे, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे, तो सबसे सीखना है, नई नई चीज़ें सीखनी है। वाह, हाँ ये तो है। ज़्यादा डेवलपमेंट आपका तभी होगा जब आप कैंपस में जाओगे। बिल्कुल। तो उसके बाद का भी नहीं सोच पा रहे शायद? उसके बाद का अभी बन के ही निकलना है वहाँ से। नहीं, अच्छे स्टूडेंट तो तुमने बन लिए, अब तो सिद्ध हो गया ना। आप क्या इसमें अब कोई डाउट है क्या? IIT में जाने के बाद क्या डाउट है? अथर्व, आपके क्या प्लान है? I want to do innovation in tech using physics principles. फिजिक्स में वो रिसर्च वर्क करना चाहते हैं मतलब? हाँ ना, मतलब पूरा ही वही नहीं, बट इनोवेशन इन टेक मतलब जैसे अभी, हाँ क्वांटम कंप्यूटिंग अभी चल रहा है वो, मतलब ऐसे ही। तो मतलब आफ्टर IIT क्या करेंगे? आफ्टर IIT बोलना मुश्किल है सर, नॉट येट डिसाइडेड? नॉट एट डिसाइडेड। ओके। तो अभी जैसे अथर्व बात कर रहे थे क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो मतलब बहुत सारे ब्रांचेस ना, मतलब भले ही ब्रांचेस सेपरेटली डेजिग्नेटेड हों IITs में, जैसे अभी पापा बता रहे थे कि यू कैन ऑल्सो डू अ माइनर डिग्री एंड अदर थिंग। तो ऐसे ही बहुत सारे IITs अभी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस इसलिए ही चला रहे हैं क्योंकि देखो, इंजीनियर का मतलब क्या होता है? एनीवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम। तो लेकिन अभी बाकी फील्ड्स में भी प्रॉब्लम्स, मतलब अभी कोई कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहा है तो उसको भले ही फिजिक्स के प्रिंसिपल्स ना बताऊं, लेकिन फिर कंप्यूटर साइंस में इनोवेशन कैसे होगा? मतलब हाउ विल यू गेट द चिप, जो कंप्यूटर में चिप्स होती हैं उनका साइज स्मॉल कैसे करोगे, ज्यादा ट्रांजिस्टर्स कैसे फिट करोगे, हाउ विल यू गो टू द नेक्स्ट लेवल? मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट लेवल, जिसमें मतलब फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सिर्फ IIT में एक ब्रांच के ऊपर फोकस करना इज नेवर अ गुड आइडिया। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज द न्यू थिंग, कि आप अलग अलग डिसिप्लिन से कॉन्सेप्ट क्या पिकअप करके कुछ अच्छा कर सकते हो। आई थिंक दैट इज द प्लान फॉर अथर्व। तो अब कॉमनली आप तीनों से ये एक प्रश्न मेरा रहेगा कि ये आपके छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, इनको क्या संदेश देंगे कि इस उम्र में अब ये क्या करें? हाँ, अथर्व से शुरू करते हैं, पास में है आपके माइक। हाँ, तीनों को ही बताना पड़ेगा वो तो। हाँ, पवन को दे दो, कोई बात नहीं। ऑन है ना? तो क्या करें ये? तो अभी मैं जब आपकी एज का था तो मेरी? अच्छा, आपको बता रहे हैं वो। तो मैं जब आपकी एज का था तो मैं पहली बात तो है कि क्लास में फोकस रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आ रहे और यहाँ पर बैठ के 2 घंटे आके पढ़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं। फोकस रह के पढ़ना क्लास में और सभी चीज़ों को समझ के पढ़ना, और घर जाके उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो जैसे कि मैथ्स का किया, कोई फिजिक्स का किया, तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस रह ही जाते जो कि सॉल्व नहीं होते उस इंस्टेंट पे हमसे। तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसे घूमते रहते थे कि स्कूल में भी गए, आगे कोई हिस्ट्री का पीरियड चल रहा है, कोई सीरीज का कुछ भी चल रहा है, तो वो क्वेश्चन दिमाग में ही घूमते कि इसका आंसर कैसे आएगा, ये मेथड लगा के करे या वो मेथड लगा के करे। तो आपको डिफरेंट मेथड सोचने चाहिए अभी, कि हम एक क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी कर सकते हैं क्या, या कोई और वे भी हो सकता है क्या इसको सॉल्व करने का। तो उससे आपका ब्रेन डेवलप होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाओगे। तो आपको अभी उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, जय कुमार, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं बच्चों को?
मतलब सबसे जेई में सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस ही है, तो सबसे प्रैक्टिस पे अगर फोकस करेंगे तो हो जाएगा। तो कौन सी बुक करना चाहिए इनको, या किस प्रकार की बुक्स को सॉल्व करना चाहिए अभी? फाउंडेशन की बुक्स फाउंडेशन की बुक्स ही है जो आपको आगे तक ले जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक आपके स्कूल की तो चलने दो, जो है टेक्स्ट बुक है, लेकिन एक्स्ट्रा आप फाउंडेशन की बुक्स जरूर करें, ऐसा जय कुमार का कहना है। और अथर्व, आपका क्या कहना है? मतलब इस उम्र में हमें लगता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो पसंद है वही करना चाहिए। तो मतलब डोंट फोकस ऑन डू व्हाट यू लव, फोकस ऑन लव व्हाट यू डू। मतलब जो कर रहे हैं उसको पसंद कीजिए, जो पसंद है वो करेंगे तो मतलब वो मतलब आउट ऑफ द मतलब ब्रांच भी जा सकते हैं, आउट ऑफ द ब्रांच। मतलब आप जिस गोल पे फोकस कर रहे हैं तो उससे बहक भी जा सकते हैं आप। इसलिए लव व्हाट यू डू। बुक्स के ऊपर मैं एक बताना चाहूँगा कि जब मैं भी 9th 10th में था या 11th में भी, तो हम दोस्त के पास कोई बुक देखते तो हमें भी वो बुक, हमें लगता है कि हम भी वो बुक ले लें, और उसके बाद हमारे पास ऐसे इतनी सारी बुक्स हो जाती है जिसमें से कि हम कोई सॉल्व भी नहीं करते। कोई बुक उठाते, उसके पहले के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर रख दिया उस बुक को, फिर दूसरी बुक ले ली, उससे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिर रख दिया उस बुक को। कोई भी बुक हम ऐसे सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो आपको सर से पूछना चाहिए कि सर हम कौन सी बुक ले फाउंडेशन के लिए, कौन सी बुक अच्छी है, और पहले एक बुक ले और एक बुक को फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है। सर से पूछ के कोई भी अच्छी बुक लेना है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करना है और उसके ऊपर जाना है। ऐसा नहीं कि आप सभी बुक्स लेके बैठ जाएंगे और इसमें से 2 कर लिए क्वेश्चन, उसमें से 2 कर लिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको बुक्स के बारे में। बिल्कुल, हमने आपके बुक्स की स्ट्रेटेजी पहले से तय की है। 3 बच्चों को ग्रुप बना के, याद है कि आपको करना शुरू किया क्या? याद तो सबको है, करना किसी को नहीं है। तो कीजिए, सफलता आपके सामने बैठी हुई है। मतलब आप ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ सोच लिया और हमने बता दिया, आपने सुन लिया, याद भी है लेकिन करना कुछ नहीं है। करिए, बगैर एक्शन के कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब मैं तो बहुत पूछ लिया, अगर आप में से किसी को कुछ बोलना हो, पूछना हो, आपके सामने ऐसा मौका दोबारा आना थोड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि इनके जब कॉलेज ओपन हो जाएंगे, या हो ही गए ना, समझो अब तो जाना ही है सबको। पवन का होगा लेट सवेर, इनका भी हो ही जाएगा। तो आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो जरा पूछिए, माइक आपके पास आ रहा है, शेख सर लेके आ रहे हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। नॉर्मली सभी बोलते हैं, घर वाले पेरेंट्स बोलते हैं या फिर टीचर्स बोलते हैं, एक बार आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, काम भी कुछ नहीं रहता, कुछ भी काम नहीं रहता, सिर्फ कंप्यूटर में बैठकर काम करना रहता है। तो आईआईटी में जब जॉब मिलती है तो हमें काम क्या करना है उस जॉब के लिए? आईआईटी में तो पढ़ाई करनी है बेटे, नहीं सर। जॉब तो आईआईटी के बाद मिलेगा। यस। अच्छा, वो बात। हाँ, जॉब में तो इस बात का जवाब तो प्रखर ही दे सकता है, क्योंकि ये तो बेचारे जॉब में है नहीं। ये दूं क्या? यही दे दो। तो जॉब में क्या करना पड़ता है? चुप ऐसे ही पैसे देती क्या कंपनी इतने? तो एक मिथ है जो आप लोग जिस पे विश्वास रखें तो आपका ज्यादा भला है। अभी आपको आपके टीचर्स और पेरेंट्स बोलते हैं बस 12th तक पढ़ लो, उसके बाद जीवन आसान है। हाँ, ये मैं बोलता था इनको। ये एक मतलब झूठ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक थोड़ा गलत विश्वास है, मिस्टेक है। हाँ, ये एक मिस्टेक है, लेकिन ये ऐसी मिस्टेक है जिसपे आप सभी लोग विश्वास रखें तो आप सबका ज्यादा भला है। तो मेरे सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वाले डेज एक्चुअली आईआईटी वाले डेज थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मजे नहीं करते थे, हम 2-3 बजे तक रात को असाइनमेंट्स कर रहे हैं, फिर भूख लग गई तो नाइट मैसेज होती थी, रात को भी कैंटीन चालू हैं, खा रहे हैं, फिर कहीं मैगी खाने चले गए या कुछ और करने चले गए। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा मजे के दिन है। मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल मैं समझता था तुम पढ़ते थे। नहीं तो मतलब अभी मैंने एडिशनल कोर्सेज लिए क्योंकि मेरे को और भी चीजें एक्सप्लोर करनी थी। मतलब आई टुक वे मोर कोर्सेज देन जनरली पीपल टेक, लेकिन इट वाज ऑल फन। तो तुमको जिसमें इंटरेस्ट है वो चीजें एक्सप्लोर करने के लिए तुम और पढ़ रहे हो, राइट? तो अब उसके बाद जॉब लाइफ में मतलब डेफिनेटली लाइफ इज मच इजियर। तुम अगर आईआईटी तक
पहुंच गए और फिर आईआईटी में पढ़ रहे हो तो उसके बाद जनरली सबकी जॉब लगी जाती है एंड द लाइफ इज मच मच इजियर इन द जॉब। तो ये आईआईटी में तुम्हें मतलब मौका मिल रहा है कि तुम पढ़ पाओ। अब मतलब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, मतलब इसमें आपका भला है अगर आप इस बात पे विश्वास करें, क्योंकि देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। तुमको वो चांस मिलना चाहिए। अभी मैं कहीं अटक जाता हूँ या फिर मैं किसी और कंपनी को अप्रोच करता हूँ, तो मैं अभी करेंटली गोल्डमैन सैक्स में काम करता हूँ, वेयर आई डेवलप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या लो लेटेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स। जैसे स्टॉक मार्केट्स में अभी लोग ट्रेड करते हैं वगैरह, तो मैं पर्टिकुलरली यूएस मार्केट्स के लिए ऐसे सिस्टम्स बनाता हूँ जो विद इन मिली सेकेंड आपके सामने प्राइस आने के पहले वो डबल ट्रेड वगैरह हो जाए। तो मतलब इट्स कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर मैं मान लो किसी और चीज़ को अप्रोच भी करना चाहता हूँ कि मेरे को कुछ और सिस्टम्स डेवलप करने हैं, तो मतलब I have the opportunity. I just have to tell them कि hey I'm interested for a job here, hey I'm interested for a business opportunity here, hey मेरे को यहाँ पे अपना स्टार्टअप खोलना है, मेरे को फंडिंग दोगे क्या? मतलब आजकल आपको पता होगा स्टार्टअप्स आर वेरी पॉपुलर। तो वो क्रेडिबिलिटी क्योंकि बन गई है मेरी, तो मतलब पीपल आर मोर देन हैप्पी टू गिव मी अ चांस, टॉक टू मी, अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मतलब वो क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसमें आप लोग रिलेट कर पाएंगे। अभी हम जब कॉलेज में थे तो मैं और मेरे लातूर के कुछ फ्रेंड्स हम घूमने गए थे। क्या जगह, कर्नाटका में एक कोई फॉरेस्ट रिजर्व है, नाम याद नहीं मेरे को, पर तो हमारे पास टिकट्स विकेट्स कराने का टाइम नहीं था, मतलब बहुत ही अनप्लान्ड जर्नी थी। तो हम बस हमको मालूम थी राइट ट्रेन ये है, हम उसमें जाके बैठ गए बगैर टिकट। हाँ, हमने सोचा हम अरेंज कर ही लेंगे। मतलब वहाँ पे हमने स्टेशन पे पूछा, उन्होंने कहा नहीं चार्ज बन चुका है, टिकट नहीं मिलेगी। तो भी हम चढ़ गए। तो अभी टीटी ने, जब टीटी आया वो हमको पकड़ रहा था, हमने कहा अंकल हमें मालूम नहीं था, हम अभी चढ़ गए क्योंकि हमने बुक नहीं किया, खाली है तो आप प्लीज़ हमको अलॉट कर दीजिए। तो वो पहले तो बहुत नाराज़ हो रहे थे, नहीं आपको इतना फाइन लगेगा, ये होगा वो होगा। फिर वो पूछ रहे थे कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मतलब आफ्टर आई टोल्ड देम कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ आईआईटी दिल्ली में, तो वो वहीं बैठ गए और वो मतलब मांगने लगे अच्छा मेरा भी एक भतीजा है और मेरे बच्चों को भी ये कराना है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ऐसे बिना टिकट लिए चढ़ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं कि आईआईटी में आ गए तो बगैर टिकट शुरू, ऐसा नहीं। मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी एक चीज होती है ना, कि आपको लोग, आपके ऊपर लोग अपने आप विश्वास करना शुरू करते हैं, आपको एक मौका देते हैं कि आप सच बोल रहे हो, ये मान के चलते हैं लोग। तो उस मौके के ऊपर उतर के उसको सफल बनाना आपकी अभी भी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन वो मौका जो किसी को मिल नहीं पाता, जो कई लोग मतलब अब बहुत सारे लोग हैं बड़ी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, उनको वहां से इंटरव्यू भी नहीं मिल पाएगा आधे लोगों को। लेकिन मतलब व्हेन यू हैव दैट क्रेडिबिलिटी यू फाइंड इट मच इजियर, कि आपको पता है कि आप चाहो तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब आप क्या पाथ चूज करते हो वो आपके ऊपर बचता है। तो मतलब लाइफ इज डेफिनेटली मच इजियर व्हेन यू हैव दैट क्रेडिबिलिटी पहले से ही बनी हुई, मतलब आपको लोग मौका तो दे ही रहे हैं। आईआईटी बनने के बाद में लोगों का नजरिया बदल जाता है ना, मैं बोला ना आईआईटी है तो बस वो फिर समझ जाते हैं अच्छा ही होगा ऐसा मान के। तो कंपनी, उसका मूल क्वेश्चन ये था कि जॉब में कितना क्या क्या करना पड़ता है। तो अब वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स होती हैं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस किया है तो मैं मतलब मोर अलाइन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हूँ। तो मतलब जैसा आप बोल रहे हो कि कंप्यूटर के सामने बैठ के बस हाँ कुछ काम करना होता है, करेक्ट, मतलब वैसे ही होता है। इनफैक्ट ये वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर ऑन साइट या फिर जो ऑन साइट ही जॉब करने के लिए जिसकी अवेलेबिलिटी चाहिए उनके लिए नहीं हो सकता, राइट। लेकिन जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं वो बिल्कुल घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट आई एम वर्किंग फ्रॉम होम फॉर लास्ट मार्च 2020 में, ये आई थिंक लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ था, उसके बाद से मतलब इट्स वेरी कंफर्टेबल कि घर पे बैठ के ही करो। मतलब इवेंचुअली यू हैव टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन माय केस, लेकिन अभी डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट पीपल चूज डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो अब क्या करते होंगे, इनफैक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब डेवलपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर व्हाट, जैसे अभी अथर्व बोल रहे थे इनोवेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो रिसर्च सेंस में मतलब आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, पढ़ो उस चीज़ को, मतलब डिफरेंट आपने
कुछ पढ़ा, आप उसके ऊपर हाइपोथेसाइज करो कि आपको लगता है ये करने से ये हो सकता है, आप उसको बना के देखो, प्रोटोटाइप करो, मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, राइट। मतलब बहुत ज्यादा depends on टेंशन the नहीं class. होता वर्क में, है वर्क इजी है। Correct. So मतलब IIT में I had to work hard only because I took a lot of load because I liked working hard. लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब 12th तक पढ़ो कि सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है डेफिनेटली। मतलब आप तीनों को डेफिनेटली मैं बोलना चाहता हूँ। तो यू स्टिल हैव, मतलब तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी है, अब तुमको एक्सप्लोर करना है तुम क्या करोगे। तुमको एक क्रेडिबिलिटी मिल गई है, अब तुम जो करना चाहो वो करना तुम्हारे लिए आसान होगा। लेकिन बस राइट। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? हाँ पूछो। आप लोगों ने बचपन से ही पीसीएम ग्रुप लेना चुना था ना, तो फिर आपका बायो कैसा था, म्हणजे बायो का अभ्यास कैसे करते थे? तो किसका अभ्यास? बायो का? हाँ, बायो। पीसीएम तय कर लिया था तो बायो का अभ्यास कैसे किया भाई? फिजिक्स मैथ जैसे ही करते थे या फिर पास होने पर थे मैथ में? तुमने बायो पढ़ा कि नहीं? पास हुए कि नहीं बायो? तो बायो तो केमिस्ट्री से भी हार्ड था बायो। केमिस्ट्री तो बायो तो केमिस्ट्री से भी हार्ड था, बट लकीली मुझे अच्छे टीचर्स मिले नेटिजन्स में बायो के लिए, वो एक चीज़ थी। और 10th में तो मेरा स्टेट बोर्ड था, तो स्टेट बोर्ड में हमें 5 एनवायरमेंट्स के टॉपिक थे टोटल 10 टॉपिक में से। तो मैंने वो 5 एनवायरमेंट के टॉपिक पढ़ डाले कि एनवायरमेंट के टॉपिक बायो से तो अच्छे ही है पढ़ने में। तो मैंने वो एनवायरमेंट के टॉपिक पढ़े और बायो के जो भी मेरे टॉपिक्स अच्छे थे, क्योंकि जो पहले 2 टॉपिक्स होते तो वो आप हर एग्जाम में उन टॉपिक्स को लिखते हो, पहले एग्जाम से आखिरी एग्जाम तक वो टॉपिक्स को लिखते हो, तो पहले 2-3 टॉपिक्स तो आपके वैसे ही प्रिपेयर हो जाते। तो वो टॉपिक्स और एनवायरमेंट के टॉपिक्स मिला के अच्छे से मेरा बायो प्रिपेयर हो ही गया था, तो उसकी तो कोई टेंशन हुई नहीं बायो के लिए आगे। अच्छा, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि अभी हम सब आईआईटी कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो बच्चे नीट के बारे में सीरियस होंगे वो सोचेंगे हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज का थीम जो है ना, आपके सामने जो लोग अवेलेबल है वो आईआईटीएन है। किसी दिन ऐसे ही नीट का प्रोग्राम भी किया जाएगा, तो उस समय नीट की बात करेंगे। तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, बेशक वो आईआईटी के लिए की जाए, नीट के लिए की जाए, मतलब तो एक ही है। तो जो लोग नीट एस्पायरेंट हैं फ्यूचर के, वो परेशान ना हो, है ऐसा आपके साथ भी हैं हम। मैथ तो बहुत बेकार सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आपकी सपोर्ट के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, और कोई बात है? अब जो 9th-10th का जो फेज होता है उसमें बहुत टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। उसमें जैसे IMN से तो हमेशा से NTSC आ जाता है, होमी बाबा आ जाता है, तो फॉर्म तो भरते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बट डर लगता है एग्जाम से कि जब जैसे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते वक्त ख्याल आता है कि कर तो रहे, नहीं किया तो नहीं हुआ तो क्या। तो खुद का जो कॉन्फिडेंस है खुद में कि क्या मैं कर सकता हूँ, उस पर डाउट आने लगता है। तो उसके लिए क्या करें? मतलब नर्वसनेस होने लगती है। हाँ। तो नर्वसनेस को कैसे भगाएं, जय कुमार बताइए। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एग्ज़ाम देंगे उस टाइप के, तो वो ऑटोमेटिकली नर्वसनेस कम हो जाए। मतलब मोर एग्जाम। हाँ, मतलब वो जो हम करवा तो रहे हैं, एनटीएससी के कितने तो एग्जाम कराती है कि नेट का, सेट का, ये सब चल रहा है। मोर एग्जाम। और किसी को कोई पूछ रहा है? आपके लाइफ में 9th, 10th, 11th में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने पढ़ाई में इतने कंसंट्रेट कर लिया कि आपने खाना भूल गए, मतलब आपके हेल्थ की केयर करना भूल गए कि पढ़ाई में इतना कंसंट्रेट कर लिया आपने, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप कमल को देख के उठाए हैं। तो तब मैं 9th में था और तो अभी तो आप लोगों को पता होगा आर्यमो के एग्ज़ाम के बारे में, पर जब हम 9th में थे तो तभी हमें पता चला कि आर्यमो का भी एक एग्ज़ाम होता है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का।
तो उस एग्ज़ाम और मैथमेटिक्स तो मुझे बहुत पसंद था पहले से ही, तो उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो बुक मिल गई है आर्यमो की, एक प्री आर्यमो की एक बुक आती है, शायद राजीव मनोचा की वो बुक है। तो वो बुक मैं जब पढ़ना शुरू किया पहले से, तो उसमें इतना मज़ा आने लगा कि मतलब रात को 2 बजे तक पढ़ रहे, रात को 3 बजे तक पढ़ रहे। तो माँ बोलती थी कि सो जाओ, तो मैं बोलता था माँ को कि तुम सो जाओ, मैं जल्दी से सो जाऊँगा, और रात को 2-3 बजे तक सॉल्व करते रहता था वही बुक। खाने के बारे में तो पहले से ही, खाने के बारे में तो मतलब खाना तो खाना ही पड़ता है, वरना माँ बहुत गुस्सा करती है। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है, जिंदा रहने के लिए खाना है। तो इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद आपको उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं आता है, उसमें खाने का या सोने का। मैं तो कभी नहीं भूलता खाना, मैं भूल गया फिर भी माँ को याद रहता है। और है क्या? दो दो स्कूल में कभी स्कूल में जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करना पड़ता है, स्कूल में बताते हैं, वो आप कभी करते थे या नहीं? एक्सरसाइज कंप्लीट करते थे कि नहीं आप हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह की? क्या करो आप जैसे कि मेरा मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग था, मैथ्स और साइंस, तो मैं मेरी नोटबुक्स उनको देता था और हिस्ट्री ज्योग्राफी की उनकी लेता था। नहीं, पर मैं भी देता था। आपको इंटरेस्ट था ना एनटीएससी वगैरह की बुक सॉल्व करने में, तो वो कभी करने का मन करता था या नहीं? मतलब हाँ टीचर की डांट खा दिए फिर नहीं किया बुक तो कंप्लीट? हाँ तर मग शिक्षक दिवस निवडून देतात, या दिवशी तुम्ही संस्कृतचा वह्या आणायच्या, त्या दिवशी या आणायच्या. मग आम्ही असं करायचं की आता संस्कृतचा पिरियड आहे इंटरवल नंतर, मग सकाळी आल्याला कोणीतरी बघायचं ज्याची वही कंप्लीट आहे, त्याची वही उचलायचं आणि अख्खं लिहत बसायचं, पूर्ण इंटरवल पर्यंत लिहायचं, इंटरवल मध्ये लिहायचं आणि डायरेक्ट त्याच दिवशी सबमिट करायची. ते किती का ग्रहपाठ असेना, 5 का असेना, 6 का असेना, सगळे एकाच दिवशी लिहून टाकायचे, सगळे बघून ते पण. आणि जे मोठे मोठे उत्तर राहते ते काढून टाकायचे मधले एक एक लाईन. 6 लाईन असल्या तर 6 लाईन असल्या तर 3च लाईन लिहायच्या, थोडासा स्पेस सोडायचा 2 शब्दांच्या मध्ये, मोठं पण वाटते अजून थोडंसं. ये किसने सिखाया तुमको? ये एक्सपीरियंस से ही आ जाता है. तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हाउ टू स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड इन आवर लाइफ. बहुत बार क्या होता है कि अगर हम किसी फंक्शन को जाते हैं, किसी आईएएस ऑफिसर के फंक्शन को जाते हैं, उनका स्पीच सुनते हैं, तो 2-3 दिन पता नहीं कुछ क्या होता है कि बहुत पढ़ाई कर लेने से वो सिर्फ 5 ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन, उसके बाद मुझे जो हम पिछले 2 दिन पढ़ाई कर रहे थे वो धीरे धीरे कम हो जाता है. तो हर टाइम मोटिवेट कैसे रहे? हाँ. मैं बिल्कुल अथर्व की बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि जब जैसे आप किसी के प्रोग्राम में गए, मोटिवेट हो गए, तो ऐसे प्रोग्राम देखते रहो कहाँ हो रहे हैं, और 2-2, 3-3 दिन का जब भी वो मिले तो उनके पास जाते रहो. बिल्कुल. तो उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये अक्सर हर एक की लाइफ में होता है. नरेंद्र ना, नरेंद्र एक बहुत अच्छे एथलीट भी हैं, आपको पता है कि नहीं? ये बहुत सारे मैराथन वगैरह जीत चुके हैं, सिल्वर गोल्ड मेडलिस्ट हैं नरेंद्र. तो आप तो वैसे ही मोटिवेटेड रहेंगे, आई एम श्योर. और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम अटेंड कीजिए ऐसे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा. और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, सपोज
तो मम्मी डैडी की तरफ भी देखो, तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। प्रखर कुछ बोल नहीं है देखो इस बारे में। तो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था राइट, मैंने एक मतलब पेपर पे लिख के चिपकाया था, वो सिर्फ मोटिवेटेड रहने के लिए ही था। मतलब क्योंकि मैं अब सुबह उठता था या फिर मैं भी ऐसे ही कुछ इवेंट्स अटेंड करता था या फिर मेरे सामने कोई सीनियर्स आते थे आईआईटी के, तो मतलब उसके बाद मैं मोटिवेट तो हो जाता था, लेकिन हाउ टू स्टे डिसिप्लिन कि मैं हमेशा ऐसा करता रहूं, इसलिए मैंने वो विजुअल क्यू चिपकाए हुए थे कि मेरे को क्या करना है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मैं इमेजिन करता था अपने आप को कि मैं वहां होऊंगा तो कैसा फील होगा मेरे को, और वो इमेजिनेशन मेरे को ताकत देता था कि नहीं अच्छा ये तो चाहिए ही मेरे को पक्का। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी लोगों के मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चंस हो गए होंगे, और आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आप लोगों को आज के इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ फील मिला होगा। आप कल 2-3 साल के बाद जब आप किसी ऐसे स्तर पर पहुंचोगे 12th के बाद, जब आपको ये एग्ज़ाम वगैरह देने हो, तो मेरी पूरी शुभकामनाएं एडवांस में आपके साथ हैं। और आप सबकी तरफ से इन तीनों बच्चों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो अपने समय निकाल के इधर आए और उन्होंने इतना आप सभी लोगों के क्वेश्चंस का पेशेंसली जवाब दिया, पेशेंसफुल होके। आप सभी लोगों ने भी अच्छे से प्रोग्राम अटेंड किया और इस बात को मोटिवेशन लेके आज की इस सेमिनार कहिए या मीटिंग कहिए या फिर प्रोग्राम कहिए कि आप अपनी लाइफ में ज़रूर अगले कभी प्रोग्राम में आप भी इस तरीके के यहाँ पे बैठे हो, मैं इतने ही बालों में आपके सामने हूँ क्योंकि मैं अब ये नहीं चाहता कि और जाएं, है ना। तो मुझे बहुत पसंद आएगा कि आप में से जब भी कोई बच्चा सक्सेस होगा तो मैं और मेरी लाइफ में कुछ पल ऐड हो जाएंगे, ये डेफिनेट है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। और अब इसके आगे और भी जैसे भी आपको और भी कोई क्वेश्चंस लगते हो तो ज़रूर हम यहाँ पे तो अवेलेबल हैं ही, और इन बच्चों के नंबर भी मेरे पास हैं। जब भी आपका कभी मन करे तो इनका टाइम लेके ज़रूर आपको टेलीफोनिक टॉक तो करवा ही सकते हैं, क्यों आप। हाँ, प्रखर हैं। प्रखर तो अभी कुछ दिन जब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब तक यहाँ पे रहने वाले हैं, तो वो अभी हमने कुछ प्रोग्राम भी बना रहे हैं आपके लिए जो कुछ ना कुछ लाए हैं इस तरीके का। तो इन बच्चों का कभी कोई फ़ोन आए तो आप ज़रूर मदद कीजिए इनकी। कभी जब भी आए तो इधर मिलने ज़रूर आइए, है ना, जब भी वापस लातूर को आएंगे तो। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर। और कोई बात बची हो तो बताइए, या मार्जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए प्लीज़, माइक दो उनको। तो मैंने काफ़ी बार देखा था जब मैं था, तो खासकर पवन कुमार, जैसे उसने बताया कि वो एक बुक था उसके पास PRM का, वो टीचर टू टीचर घूमता था सर कि इसका आंसर कैसे आएगा। मतलब वो अलग अलग जो बोल रहा था कि वो उसको अलग अलग मेथड जानने के लिए वो तो काफी एक आध दूसरी बार वो मेरी तरफ भी आया था उस टाइम, करके वो सभी टीचर की तरफ अपने जो भी एकेडमी है वो एकेडमी अपने नेटिजन्स एकेडमी जहाँ पे थे हम उस टाइम, तो उस टाइम वो एक आध बार हमारे जो उस टाइम पे थे MK सर रहे या फिर शर्मा सर रहे या फिर मैं, तो वो सबकी तरफ वो ऐसे बुक लेगी कि सर इसका एक मेथड हो सकता है या फिर इसका क्या वे हो सकता है, हाउ टू सॉल्व। तो हमेशा मैंने उसके मतलब चेहरे पे देखता था कि उसको वो किसी भी तरीके से मतलब उसको जानना है। एक भूख थी वो मैंने उसी टाइम उसके चेहरे पे देखा था। और कभी वो मतलब मैथ्स में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी कि वो मतलब मैथ्स के अलावा वो कुछ और ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचता होगा, ये मुझे नहीं लगता था उस टाइम भी। और दूसरी बात जय कुमार की, जय कुमार एग्जैक्टली अपोजिट, साइलेंट एकदम, जैसे हम बोलते हैं कि साइलेंट रह के साइलेंट किलर टाइप में साइलेंट रह के सारे करना। क्योंकि जब भी मैं देखता था कि वो क्लास में भी रहता था पीछे एकदम साइलेंटली वो ध्यान देके पढ़ता था। और ज़्यादातर मैं इनकी जब एग्जाम रहती थी तो उसके गार्डिंग पे मैं रहता था, तो उस टाइम पे देखता था एकदम आराम से पेपर लिख रहे, कोई मतलब पेपर लिखने के टाइम पे मुझे याद आ रहा है नहीं आ रहा है, आकाश में देख रहे नीचे देख रहे ऐसे कोई बात नहीं है, एकदम फ्लुएंटली लिखते जा रहे हैं एकदम। मतलब ये जो प्रैक्टिस का जो भी वो नजरिया होता है, जो भी प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिकली फ्लुएंटली हैंड अपना चलते रहता है आंसर शीट के ऊपर, वही मैंने इनके साथ में देखा है। और पवन कुमार का तो खासकर बहुत मतलब नजदीक से देखा है क्योंकि वो बहुत पहले से था हमारे साथ में। बस यही मैंने देखा था दोनों के पास। अब अथर्व तो काफी बाद में आया था तो इसलिए उसके साथ उतना ये नहीं हुआ। हाँ, इंटरेक्टिव उतना नहीं हो पाया। थैंक यू मार्जी सर, ओके आपके ये
शब्द जरूर इनको और भी मोटिवेट करेंगे ठीक है, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट लाइफ। फॉर द फ्यूचर। आप सभी लोग एक तालियों के साथ में इनके फ्यूचर की शुभकामनाएं कीजिए। तो सभी की आपके भविष्य सुखद रहे, आपकी आईआईटी की जर्नी अच्छी हो, आईआईटी के बाद में आपको जॉब अच्छी कंपनी में मिले और जल्दी से जल्दी आपके सभी सपने पूरे हों, ऐसी हमारी पूरी एकेडमी की तरफ से आपके लिए शुभेच्छा। थैंक यू वेरी मच।